फिजा। अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें है कौन सी, ना वो समझ सके ना हम। अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें है कौन सी, ना वो समझ सके ना हम। मुबारक है तुम्हें कि तुम किसी के नूर हो गए, मुबारक है तुम्हें कि तुम किसी के नूर हो गए, किसी के इतने पास हो कि सबसे दूर हो गए। अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें है कौन सी, ना वो समझ सके ना हम। किसी का प्यार लेके तुम नया जहां बसाओगे, किसी का प्यार लेके तुम नया जहां बसाओगे। ये शाम जब भी आएगी तुम हमको याद आओगे। अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें है कौन सी, ना वो समझ सके ना हम। अजीब दास्तां है ये। आदाब अर्ज़ है। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। और आज एक थोड़ा सा नया लुक आपने मुझ में देखा है, थोड़ा सा नया स्टाइल देखा है, जो कि ख़ास मैंने अपने एक गेस्ट के लिए पूरा गेटअप लिया है, तैयारी की है। नॉर्मली मुझे तैयार होने में इतनी देर नहीं लगती, मगर आज समझ आया कि जिनका गेटअप मैं करने की कोशिश कर रही हूँ, गेटअप तो नहीं, जो स्टाइल लेने की कोशिश कर रही हूँ अपने ऊपर, वो आम बात नहीं है, वो इतना इजी नहीं है मेंटली भी। और अगर आप वार्डरोब भी देखें उस हिसाब से भी इट्स क्वाइट वेरी डिफिकल्ट। अच्छा, आज का जो मेरा शो है उसके बारे में बताती चलूँ कि आज का शो मेरा पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे डिफरेंट शो होगा, जिसमें मेरे साथ एक ऐसी पर्सनालिटी होगी जिनके दो रूप हैं, जैसे आईने के दो रुख, और वो दोनों रूप ही आवाम के लिए या आम लोगों के लिए इतने जाने पहचाने, इतने हर दिल अजीज हैं कि समझ में नहीं आता कि कौन से रूप को ज़्यादा नंबर दिया जाए। बड़ा मुश्किल। एक तरफ तो वो बहुत खूबसूरत, नाजुक, रख रखाव और शर्म और हया से भरपूर, और थोड़ा बहुत तंजिया तानों के साथ, जो हर खूबसूरत औरत में अगर ना हो तो वो खूबसूरत नहीं कहलाएगी। लोगों पर अपनी बिजलियां गिराती हैं, ओए होए, कांट टेल यू सीरियसली। और दूसरी तरफ क्या है? दूसरी तरफ एक ऐसा रूप है जो बातें सुनता कम है मगर सुनाता ज्यादा है। ओए होए, नॉलेज का एक खजाना। आप अगर गुजरे हुए वक्त की बात करें, आप करंट सिचुएशन की बात कर रहे हो, या आने वाले अवामिल की बात कर रहे हो, उनकी प्रेडिक्शंस अगर आपको चाहिए हो, तो इनका तंजिया जो एक है, तजिया जो है वो बहुत ज़्यादा यूनिक होता है। क्या बात है जी इनकी। ब्रेक के बाद
आपको बताऊंगी कि आज मेरा शो इतना स्पेशल क्यों है और ये कौन है दो चेहरे। आपके साथ प्रोग्राम में शामिल होंगे, आप रहिएगा मेरे साथ, सिर्फ और सिर्फ आपका ही साथ चाहिए और बहुत ज़्यादा प्यार आपने देना है आज हमारे इन दोनों गेस्ट को। वक्फे के बाद हमारे साथ होंगे हमारे शो में सुबह की फिजा में अदावर से। सुबह की फिजा फिजा सुबह की फिजा फिजा अदावर से। ब्रेक से पहले मैं जिन दो चेहरों की आपसे बात कर रही थी उनमें से एक चेहरा आपके सामने लेकर आना चाहूंगी। अभी वक्त हुआ चाहता है कि मैं उन मेहमान को यहाँ पे दावत दूं, तो मैं बुलाने जा रही हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं अली सलीम। दावत कैसी हैं आप फिजा? एंड लवली टू बी हियर। यू लुक एब्सोल्युटली स्टनिंग, ब्यूटीफुल। क्या कहते हैं, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, चश्मे बदूर और नजर बद नजर जो बहुत दूर। तो अब आप बताइए जानी कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और बहुत खुश हूँ, ख़ासतौर पे आपके मॉर्निंग शो में आकर। सुबह की फ़िज़ा, और सुबह की फ़िज़ा तो वैसे ही अच्छी होती है और ख़ासतौर पे जब इतनी हसीन हो सुबह की फ़िज़ा तो सुबह जो है वो बहुत रौनक और बहुत अच्छी हो जाती है। हाँ, मैं बहुत शर्माती हूँ वैसे मेरी की तारीफ करें, मगर आज आप अपनी तारीफ करें क्योंकि ये सारा लुक आपका है। थैंक यू, है ना? बहुत शुक्रिया। मैं इस वक्त तो काफ़ी मुख्तलिफ है मेरे ख्याल में। अच्छा ये बताइए, लोग जब आप कंफ्यूज हो जाएंगे बेचारे। हाँ, नहीं, अच्छा ये बताइए, जब आप आए तो आप बहुत तेजी से आए, क्यों? मुझे तेज़ चलने की आदत है। मैं समझता हूँ कि जब आना इनेविटेबल हो, कि जब आना ही है तो फिर थम थम के क्यों आया जाए, क्यों वक्त को ज़ाया किया जाए। तो जो काम करना है उसको फ़ौरन से कर लिया जाए तो बेहतर होता है, ये मेरा मानना है। इसीलिए जब आप आते हैं तो फौरन छा जाते हैं। आप अपने काम में देखें, माशाल्लाह क्या बात है जी। आज हमारे प्रोग्राम में आपको बहुत बहुत वेलकम। Thank you प्लीज very तशरीफ रखिए। अपनी बातचीत का सिलसिला जरा शुरू करते हैं। हमारे आजकल की जो करंट सिचुएशन चल रही है, जो मुल्क की सूरत हाल है खास, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? गॉड, आई थिंक मैं वही कहूँगा जो मेरे ख्याल में 90% इस मुल्क की जो आवाम है जो महसूस कर रही है। बिकॉज फिज़ा, बहुत सारे लोगों के लिए मैं एक मुअम्मा हूँगा, बहुत सारे लोगों के लिए मैं एक अजूबा हूँगा, बहुत सारे लोगों के लिए मैं एक थ्रेट भी हूँगा, बहुत सारे लोगों के लिए मैं एक आर्टिस्ट हूँगा, एक स्टार हूँगा, एक सेलिब्रिटी हूँगा। पर बेसिकली मैं एक इंसान हूँ। आई एम जस्ट अ नॉर्मल पर्सन लाइक एनीबडी एल्स। आई एम अ पाकिस्तानी, आई एम अ मुसलमान, अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं इस मुल्क में रहता हूँ। इस मुल्क की जो फ़िज़ा है उसी को ब्रीथ करता हूँ, यहीं का पानी पीता हूँ, यहीं पे अपना अनाज खाता हूँ, यहीं पे काम करता हूँ, रुपया कमाता हूँ। जो भी मसाइल, जैसे जितने पाकिस्तानी हैं जिनके सबके मसाइल हैं, वही मसाइल मेरे भी मसाइल हैं। तो जहाँ तक कि आपने ये सवाल किया कि आजकल की जो सिचुएशन चल रही है उस पर आप क्या कहेंगे, मैं समझता हूँ कि जो ये सिचुएशन चल रही है, हर कौम जो है, कोई भी कौम, जितनी भी आप दुनिया में देखें, जो तरक्की याफ्ता कौमें हैं या जो सक्सेसफुल कौमें हैं, वो सब की सब कौमें एक प्रोसेस से गुजरी हैं, प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन से गुजरी हैं। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क जो इस्लाम के नाम पर बना, एक बहुत ही तकलीफ जद्दोजहद के बाद बना 1947 में। इट वाज काइंड ऑफ मैं समझता हूँ कि यहाँ के जो लोग थे वो शायद पाकिस्तान के लिए रेडी नहीं थे। जज्बा तो था, सब चाहते थे कि पाकिस्तान बन जाए, लेकिन ये नहीं पता था कि वो मुल्क जब बन जाएगा तो उसको चलाने के लिए भी एक एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए होती है, एक सोच चाहिए होती है, एक विजन चाहिए होती है। और फिर जो बनाने वाले थे, जो तख्लीककार थे इस मुल्क के, वो अनफॉर्चुनेटली चल बसे 1 साल बाद ही। तो उसके बाद ये कि एक अजीब सी केओस, हमें अगर हम देखें पाकिस्तान की हिस्ट्री को उठा के पिछले 64-65 सालों की, तो एक केओस की सिचुएशन रही है। और बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे इंसिडेंट्स, बहुत सारे वाक़यात ऐसे तल्ख गुजरे हैं जिसका हम सब हिस्सा रहे हैं और आज भी हैं। तो अगर मैं जैसे आप पूछ रही थी कि आज की जो सिचुएशन है, दिल यकीनन दुखा हुआ है, बहुत सारे शिकवे हैं, बहुत सारी शिकायतें भी हैं। लेकिन एक चीज़ जो मैं समझता हूँ कि मेरे साथ साथ पाकिस्तान के तमाम अवाम के दिल में है, वो है उम्मीद। और हम सब के अंदर कहीं ना कहीं वो एक सोच, वो एक उम्मीद है कि ये हालात बदलेंगे, तब्दीली आएगी।
और ये मुल्क इंशाल्लाह एक बहुत पुरवकार, एक बहुत तरक्की याफ्ता, एक बहुत सुलझा हुआ, एक बहुत मजबूत मुल्क बनकर उभरेगा। तो आई थिंक कि अच्छी बात यह है कि पिछले 5 सालों से हमारे मुल्क में एक जमहूरी तसलसल जो है वो कायम रहा है, जमहूरियत का सिलसिला चल रहा है। जमहूरी हुकूमत है, अच्छी है, बुरी है, जैसी भी है, बट यू नो दे बीन ब्रॉट इन बाय द पीपल। इंशाल्लाह इलेक्शन आने वाले हैं और मैं यकीनन आपका जो लोग प्रोग्राम देख रहे हैं मैं उनको ये कहना चाहूँगा कि ये याद रखिए कि आपके पास ये सबसे बड़ा मौका है। इलेक्शंस का टाइम जो होता है, मैंने खुद मेक श्योर किया है कि मेरा वोट रजिस्टर्ड है कि नहीं है। आप भी चेक करें कि आपका वोट रजिस्टर्ड है कि नहीं, और प्लीज़ अगले इलेक्शन में जाकर वोट दीजिए। बिकॉज मैंने देखा कि हमारा एक बड़ा फेवरेट मशगला है पाकिस्तान में कि हम लोग बैठकर ड्राइंग रूम्स के अंदर बड़ा मजा आता है बैठ के बुराइयां करने का, और बैठ के ना वो अपने दिल के फपोले बैठ के फ्रस्ट्रेशंस निकालने का और गालियां निकालने का, खासतौर पे टीवी चैनल्स को सामने रख के स्विच करते रहना। जो नेगेटिव क्रिटिसिज्म है, एम्प्टी जो पैशन है, जो एम्प्टी पैशन होता है ना, जो बैठ के जी हम कर देंगे और पता नहीं हम आपको हुकूमत मिल जाएगी तो आप तब्दील कर देंगे, ये सब बातें बिल्कुल खोखली होती हैं। एज पाकिस्तानीज, एज सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, आई थिंक what we can do and what we should do is कि we should go and cast our vote। आप जाके वोट दीजिए, थोड़ी सी रिसर्च कीजिए, थोड़ा ज़्यादा नहीं मेहनत करने की ज़रूरत होगी, थोड़ी सी मेहनत कीजिए और पता कीजिए कि कौन बंदा है जो आपको लगता है कि वो कौन सा रिप्रेजेंटेटिव है जिसको आप पहुंचाना चाहेंगे कौमी असम्बली में, और जिसके बारे में आप सोच सकते हैं या समझते हैं कि वो इंसान जो है इस मुल्क में दयानतदारी से काम करेगा और इस मुल्क की तकदीर बदलने के लिए अपना किरदार। अच्छा अली, आपको क्या लगता है जो हम अभी तकलीफ़ों में हैं और हमारी कौम भी, हमारी आवाम भी बहुत तकलीफ़ों में, तो ये पिछले 60 सालों का खमियाजा भुगत रही है अपनी गलतियों का, ऐसा तो नहीं है? देखिए बहुत सारी चीज़ें इस मुल्क में ऐसी हुई जो सुपर नेचुरल जिनको आप कहते हैं, जो बाकी मुल्कों में शायद, अब इंडिया भी तो हमारे साथ ही आज़ाद हुआ था, हम दोनों मेरे ख्याल में एक दिन का डिफरेंस है पाकिस्तान और इंडिया में। हमने कभी नहीं सुना कि इंडिया में मार्शल लॉ लगा हो या आर्मी ने टेक ओवर किया हो। पाकिस्तान में 3 दफ़ा मार्शल लॉ लगा है। बिल्कुल। जमहूरी जो सिलसिला होता है वो मुनक़ता हुआ है। इसके अलावा जो टेररिज्म की जैसे बात होती है, एक्सट्रीमिज्म की बात होती है, आज अगर आप देखें तो एक तरह पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी से लड़ रहा है। सो बेसिकली हम एक दूसरे से लड़ रहे हैं, तो हमारा दुश्मन कोई बाहर का नहीं है, हम अपने ही दुश्मन बनकर एक दूसरे को की टांगे खींच रहे हैं, एक दूसरे को डिग्रेड करना चाह रहे हैं, एक दूसरे को नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं। ये चीज़ रियलाइज किए बगैर कि अगर मैं आपको नुकसान पहुंचा रहा हूं तो मैं आपको नुकसान नहीं पहुंचा रहा, मैं इन द लॉन्ग रन अपने आप को ही नुकसान पहुंचा रहा हूं। तो यकीनन जो है मैं समझता हूं कि चंद अवामिल जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया है हमें इस स्टेज तक लाने में, उसमें सबसे पहली चीज़ जो मेरी नज़र में है वो है लैक ऑफ एजुकेशन, कि हम लोग जो है हमने एजुकेशन पर वो तवज्जो नहीं दी जो हमें देनी चाहिए थी। क्योंकि जब तालीम आती है तो तालीम के साथ शऊर पैदा होता है, जब शऊर पैदा होता है तो इंसान को अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होता है, जब इंसान को अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होता है तो इंसान बेहतर बनने की कोशिश करता है और चीज़ों को बदलने की कोशिश करता है। दूसरी चीज़ जो मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा हमारा अलमिया है वो है मुनाफ़क़त, कि हम लोगों को बहुत शौक़ है कि हम समझते हैं, हर इंसान हमारे अंदर ये समझता है कि अपने ऐबों के ऊपर तो हम पर्दा डालना चाहते हैं, लेकिन हम दूसरों के ऐबों का प्रचार करके अपने ऐबों को छुपाने की कोशिश करते हैं। हम ये कहने की कोशिश करते हैं कि जी हम तो परफेक्ट हैं बट एवरीबडी एल्स। आजकल तो ये हो गया ना कि अपनी तारीफ अगर कर नहीं रहे तो दूसरे की बुराई करके अपनी बर्तरी समझते हैं उसके अंदर, कि दूसरा चूंकि बुरा है तो इसका मतलब है कि मैं अच्छा हूं। बिल्कुल है। तो ये जो सोच है ये दरअसल नेगेटिव सोच है और इस सोच की वजह से हमें नुकसान ही पहुंचा है। तो मैं समझता हूं कि अगर ये 3-4 चीजें हैं इसी तरह जो बेसिकली जिनका ताल्लुक इंसान की सोच से है, सोच वैसे हमें जो हमारे बानी ने दी थी वो एक परचम के साए तले हम एक हैं। आप देखें कि आज हम एक नहीं हैं। आप आज देखें कि हम कितने हम फिरकों में बटे हुए हैं। हम आज इस मुल्क में अफसोस से कहना पड़ता है कि आज हम सिंधी हैं, पंजाबी हैं, महाजिर हैं, शिया हैं, सुन्नी हैं, हम पठान हैं, हम अमीर हैं, हम गरीब हैं, मुसलमान और पाकिस्तानी के हम पाकिस्तानी कोई नहीं नजर आता। मेरा बड़ा दिल दुखता है फिजा, और मैं स्पेशली खास तौर पे मेरा दिल तब दुखता है जब मैं पार्टीज में भी जाता हूँ तो लोग आएंगे मुझसे मिलने के लिए और एंड somebody will come and they will say कि हाय अली, are you Ali Salim, I'm from Norway, तो नजर आ रहा है कि पाकिस्तानी है। somebody will come, I'm from England, somebody is from America और Canada, nobody is from Pakistan। तो तब अफसोस होता है कि हम लोग क्यों प्राइड नहीं लेते
in our nationalism, in who we are as हमारी identity is Pakistani. That is our first identity. उसके बाद आप किसके घर में पैदा हुए, आपका किस फ़िके से ताल्लुक़ है, आपके घर में कौन सी ज़बान बोली जाती है, वो चीज़ें बहुत गैर अहम रह जाती हैं. बिकॉज अगर आप पाकिस्तानी बनकर सोचें और सबको पाकिस्तानी समझें और समझें कि हम सब एक हैं, हम सब बराबर हैं, हम सब एक दूसरे की इज्जत करें, एक दूसरे का रिस्पेक्ट करें, तो मैं समझता हूँ कि एक वो जो तब्दीली की बात है वो तब्दीली आ सकती है. अच्छा, आपकी माशाल्लाह सोच जो है वो बहुत पॉजिटिव है और बहुत, मैं कहूँगी सोच भी पढ़ी लिखी होना बहुत ज़रूरी है. आपकी सोच भी माशाल्लाह बहुत पढ़ी लिखी है. आजकल जो लड़के हैं, जो नौजवान नस्ल है, उनमें अगर देखा जा रहा है तो थोड़ा सा तालीम से दूरी देखी जा रही है और ख़ास तौर पे चिड़चिड़ापन बहुत देखा जा रहा है. यारी निभाने वाले नहीं है, दोस्ती के साथ ऑनेस्टी नहीं है, लड़ाई हो रही है हर जगह. ये जो डेस्परेशन है ये बहुत ज़्यादा बढ़ गई है. ख़ास मैं ये आपसे पूछना चाहूँगी, अगर एक छोटे से वक्फे के बाद हम दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे, रहिएगा मेरे साथ क्योंकि मेरे साथ मौजूद हैं अली सलीम, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए अदाबर से. सुबह की फिजा फिजा सुबह की फिजा फिजा अदावर्ज है और अली सलीम हमारे साथ अभी भी मौजूद हैं. माजरत चाहती हूँ आज आप लोगों की कॉल्स नहीं ले सकूँगी क्योंकि आज इतनी अच्छी गुफ्तगू हो रही है इनके साथ, इतनी प्यारी प्यारी बातें हो रही हैं और मैं चाहती हूँ कि जितनी नॉलेज इनको है ये वो नॉलेज आप तक भी बांटें. अगर आप सुनेंगे तो फिर ही तो जान सकेंगे, क्योंकि इल्म तो फिर बढ़ाने से ही बढ़ता है ना. तो आज सिर्फ और सिर्फ अली सलीम के साथ. अच्छा, ये बताइए कि ये जो करंट अफेयर न्यूज़ हैं और न्यूज़ अलर्ट है कि एकदम से आता ना ब्रेकिंग न्यूज़, हमने पूरी रिसर्च की है, इवन मेरी पूरी टीम ने, जिसके मुताबिक पाकिस्तान के जितने भी टीवी चैनल्स हैं उन्होंने हर 15 मिनट के बाद एक न्यूज़ अलर्ट, ब्रेकिंग न्यूज़ देनी होती है. तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए फिजा, ब्रेक से पहले आपने बड़ा अच्छा सवाल किया था ना. इट्स कनेक्टेड टू व्हाट यू सेड जस्ट नाउ. आपने सवाल किया था कि पाकिस्तान का जो नौजवान है वो क्यों आज इतना फ्रस्ट्रेटेड है और पढ़ाई पे तवज्जो नहीं दे रहा और क्यों मायूसी का शिकार है. तो मैं ऐसे बहुत सारे बहुत टैलेंटेड पढ़े लिखे नौजवानों को जानता हूँ जो बेचारे पढ़ाइयाँ कंप्लीट करने के बाद भी फारिग बैठे हुए हैं. जॉब्स नहीं हैं, अनएम्प्लॉयमेंट है. बहुत सारे जो नौजवान हैं वो समझते हैं कि जी इतनी तालीम हासिल करने के बाद, मेहनत करने के बाद अगर नौकरी नहीं मिलनी, और अगर नौकरी मिलनी भी है तो वो इतने कम पैसों पे मिलनी है, तो वो ऑब्वियसली वो जो है वो डिसइल्यूजन्ड हो जाते हैं. वो उनको दुख होता है कि यार ये तो हमारे साथ ज़्यादती हुई है. फिर वो अपने जब इर्द गिर्द देखते हैं तो वो देखते हैं कि जो चोर हैं, जो डाकू हैं, जो दिन दिहाड़े कभी ड्रग्स के थ्रू, कभी बैंक लोन्स की डिफ़ॉल्ट के थ्रू, कभी हर किस्म के 2 नंबर काम के थ्रू जो है वो करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ चला रहे हैं. तो वो नौजवान के दिल में एक वो कॉन्फ्लिक्ट आता है. वो सोचता है कि यार ये तो मुझसे ज़्यादा सक्सेसफुल है, कि इसने देखो, इसने 2 नंबर काम किया, इसने गलत काम किया, लेकिन इसको ज़्यादा रिवॉर्ड मिला. और मैंने इतनी मेहनत से इतने सारे साल, 14 साल 16 साल तालीम हासिल की और मैं जो है बेरोज़गार बैठा हुआ हूँ. तो शायद हो सकता है मुझे ये काम करना चाहिए बिकॉज इस रास्ते में ज़्यादा फ़ायदा है. अच्छा, तो अब हम आते हैं आपके इस सवाल की तरफ जो आपने भी सवाल किया कि जो मीडिया है, जो ब्रेकिंग न्यूज़ है, जो ब्रेकिंग तो न्यूज़ मैं फिजा आई हैव बीन एसोसिएटेड विद 2 न्यूज़ चैनल्स. इस मुल्क में जब जियो टेलीविजन लॉन्च हुआ तो आई वाज पार्ट ऑफ दैट लॉन्चिंग टीम एंड आई वाज एम्प्लॉयड विद देम फॉर ऑलमोस्ट 2 years. उसके बाद ऑफ कोर्स आई वेंट टू आर्च टेलीविजन एंड आई वाज देयर फॉर ऑलमोस्ट 6 years, व्हिच इज आल्सो अ न्यूज़ चैनल. तो मैं उनके अंदर काम भी करता रहा हूँ और मैं तब अंदर भी बैठ के लड़ता, इसी बात पर रहता था. और मेरा आज भी ये मानना है कि जो हमारा मीडिया है, एक तरफ जबकि मैं समझता हूँ कि मीडिया की आज़ादी का मैं कंप्लीट एडवोकेट हूँ और मैं समझता हूँ कि मीडिया को आज़ाद होना चाहिए क्योंकि मीडिया ही असल में हाईलाइट करता है इश्यूज़ को और चीज़ों को. बट एट द सेम टाइम मीडिया के अंदर एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होनी चाहिए कि आप जिस किस्म से न्यूज़ को प्रेजेंट कर रहे हैं, आप उसका लॉन्गर टर्म में क्या इफेक्ट हो रहा है कौम के ऊपर, कौम की साइकी के ऊपर. बिल्कुल. मैं समझता हूँ कि बाय सेंसेशनलाइजिंग, जो सनसनी खेज, जो धमाकेदार न्यूज़ ब्रेकिंग का एक कल्चर पाकिस्तान में आ चुका है, आम बंदे को बैठे बैठे उसमें ये हो रहा है कि जो लोग घर में बैठ के देख रहे हैं उनको आप इतनी मायूस कुन चीज़ें दिखा रहे हैं.
उनका मोराल आप इफेक्टिवली जीरो कर रहे हैं, उनको आप कॉन्स्टेंटली गलत चीजें दिखा दिखा के बुराई को उजागर कर करके हाईलाइट कर करके आप उनको ये बता रहे हैं कि माशरा और उनके इर्द गिर्द जो माहौल है वो इतना बुरा है कि उसमें अब कोई उम्मीद बाकी नहीं बची है। तो मैं समझता हूँ कि उसका एक बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहा है हमारे जो खासतौर पे नौजवान तबका है उनकी सोच के ऊपर। दूसरी बात ये हो रही है कि आपने जैसे बात की कि जी हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली मीडिया की आज़ादी का मतलब ये है कि आप बैठकर सदर के या वजीर आजम की नाक का या उनकी शक्ल कम्प्लेक्शन का या उनके पेट का मजाक उड़ा लें। मेरी नज़र में ये बहुत ही एक क्या कहूँ मैं कि एक बहुत नासमझी की बात है। वो इसलिए क्योंकि इस किस्म के मजाक उड़ाने से इफेक्टिवली आपने फिर मैं कहूँगा कि क्या किया कि इस मुल्क में आपने किसी इंसान की यानी किसी इंस्टीट्यूशन की, किसी इंसान की, किसी प्रोफेशन की आपने जो है ना कोई इज्जत नहीं छोड़ी। आपको पता है डॉक्टर्स की जो एक रहा कंट्रोवर्सी जो डॉक्टर्स यंग डॉक्टर्स के हवाले से लेकर पंजाब गवर्नमेंट में ऑफ कोर्स व्हिच वाज वेरी पॉलिटिकल, लेकिन आपने डॉक्टर्स से लेकर जजेस से लेकर एक्टर्स बेचारे तो खैर हमेशा ही पिसते रहे हैं, हमेशा से फिल्म वाले कि जी हम तो होते ही खराब लोग हैं, हम तो बहुत बुरे लोग होते हैं, स्टैंप लगा दिया गया। तो स्टैंप लगा दिया गया। सियासतदान से लेकर जर्नैल से लेकर आप मुझे बताएं कि आपने इफेक्टिवली हर इंसान को इस मुल्क में हम लोगों ने सबने मिलकर आई थिंक एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमने हर किसी का इतना मजाक उड़ा दिया है कि अब नोबडी टेक्स एनीबडी सीरियसली एनीमोर। मैं चूंकि इंडिया में भी काम करता रहा हूं और मेरा वहां बहुत आना जाना रहा है और जो मुझे स्टार्क डिफरेंस नजर आता है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान कि वहाँ का मीडिया जहाँ पे हाईलाइट करता है अपनी इश्यूज को, लेकिन एट द सेम टाइम वो अपने स्टार्स को, चाहे वो शाहरुख खान हो, चाहे वो अपने पॉलिटिशियंस हों, उनके जो और उनके साइंटिस्ट हैं, उनके डॉक्टर्स हैं, उनके जो भी लोग हैं जो काम कर रहे हैं, उनको वो इतनी इज्जत देते हैं, उनको वो इतना बिल्डअप देते हैं कि उससे क्या होता है कि उनके जो 100 करोड़ 125 करोड़ लोग इंडिया में रहते हैं उनके सामने वो आइकॉन्स क्रिएट करते हैं। फिर वो कहते हैं कि मुझे भी कल को शाहरुख खान बनना है, मुझे भी कल को अब्दुल कलाम आजाद बनना है, अटल बिहारी वाजपेयी, मुझे भी कल को अटल बिहारी वाजपेयी बनना है, या मुझे मनमोहन सिंह बनना है। हमारे वहाँ कोई नहीं कहता हमारे यहाँ कोई नहीं कहता क्योंकि हमारे यहाँ आपने उस चीज को आपने प्रोफेशंस को गाली बना दिया ना इस मुल्क के अंदर। तो ये चीज़ जो है ना, ये सोच मेरी नज़र में इस सोच को बदलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पाकिस्तान की एक और जो कमाल बात है वो ये है कि हमारी जो मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन है, तकरीबन 60% पॉपुलेशन जो है वो यूथ यानी अंडर द एज ऑफ 25 है, तो वो यूथ है और ये कल के मुस्तकबिल के मौमार हैं, ये मुस्तकबिल के बिल्डर्स हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने इस मुल्क का मुस्तकबिल संवारना है, हमारे कौम के ये मुस्तकबिल के आर्किटेक्ट्स हैं। तो जब तक कि आप इन आर्किटेक्ट्स की जो कॉन्फिडेंस है, जो उनका फेथ है, जो उनका बिलीफ है, उसको आप स्ट्रेंथन नहीं करेंगे, आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये लोग दिल से आपके लिए काम करेंगे? आप क्यों इस मुल्क के अंदर अपने लोगों का जो कॉन्फिडेंस है, उनका जो मोराल है, उनका जो फेथ है, आप क्यों उसको मजरूह कर रहे हैं? क्यों आप उनके जज्बात से खेल रहे हैं इस मुल्क में? तो अपने चंद पैसों के टकों के फायदे के लिए। तो मैं समझता हूँ, और मैं समझता हूँ कि अवाम को खुद भी, अनफॉर्चुनेटली मेरी एक अवाम से भी थोड़ी सी शिकायत है यहाँ पर। मैं समझता हूँ कि हम लोगों का एक नेशनली एक ट्रेट बन गया है कि हम लोग ना सुनी सुनाई पे बहुत यकीन करते हैं। किसी से कुछ सुन लिया, किसी कहीं बैठे हैं, किसी ने किसी के बारे में कुछ बोल दिया, तुझे पता है फलाना तो ये करता है, कर देंगे, या तुझे पता है फलाना नहीं करते। हम तहकीक नहीं करेंगे, हम फौरन एक जजमेंट, एक ओपिनियन फॉर्म कर लेंगे, उस बात पे मान के तसल्ली कर लेंगे। हम ना सिर्फ उस बात पे मान के तसल्ली कर लेंगे, बल्कि हम 10 जगह बैठ के वही बात दोहराएंगे। ऐसे ये हुआ कि हमें पता है, हमने अपनी आंखों से देखा है, दोहराएंगे जैसे कि हमने अपनी आंखों से देखा हो, जबकि हमने तो कहीं से सुना था। तो ये आपको समझना चाहिए कि हमारे मजहब में भी इस चीज को इतना ज्यादा इसको कंडेम किया गया है और कहा गया है कि कभी भी तहकीक किए बगैर, जब तक कि आप खुद अपनी आंखों से किसी चीज को देख ना लें, जान ना लें, आप उस चीज के बारे में कमेंट ना दें। तो मैं समझता हूँ कि इस साइकिल को, हमारा मजहब कहता है कि अगर आप किसी का ऐप छुपाएंगे तो अल्लाह ताला आपका ऐप छुपाएगा, ना कि हम तो जो ऐप नहीं भी है किसी का खोल के सामने। हम तो ऐप ना भी हो तो हम ऐप क्रिएट करते हैं ना, क्योंकि हमें बड़ा मजा आता है, क्योंकि हमें लगता है कि हमसे बेहतर क्यों कोई, हमसे ज्यादा इज्जत क्यों किसी को मिल रही है, या हमसे ज्यादा पैसे। इसी बात के साथ एक सवाल ऐड करूंगी कि आपके पास इतनी नॉलेज है माशाल्लाह अली इस उम्र में, और एक विजन है आपके पास, क्लियर विजन, तो आप किसी करंट अफेयर प्रोग्राम के न्यूज एंकर क्यों नहीं बनते, या कोई शो? You see, the program that I was doing on Arch Television was very current in its, it was very political in its Plus own. entertainment के साथ आप entertainment था, but उसका एक political flavor भी था। Right. फिर जैसे मैंने आपको बताया, मैं थिएटर करता रहा 12 साल ग्रिप्स के साथ, अब 2 साल से नहीं कर रहा।
लेकिन जो 12 साल मैंने ग्रिप्स के साथ थिएटर किया, वो हमारे तमाम प्लेस जो होते थे वो बहुत पॉलिटिकल हुआ करते थे, तो वो एक पॉलिटिकल अवेयरनेस वहाँ से आती थी यकीनन। फिर क्या हुआ, फिज़ा, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, जैसे मैंने आपको बताया कि मेरा एक बड़ा क्रश था, एक बड़ी मेरी मोहब्बत थी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो से, और जब उनकी शहादत हुई थी 2007 में, तो उसके बाद क्या हुआ कि मेरा ना, मैं बहुत ज़्यादा अंदर से बुझ गया था। उस वक्त आप कहाँ थे जब? आई वॉज इंटरेस्टिंगली उस दिन 27 दिसंबर को आई वॉज सपोज टू बी इन गोवा। आई वॉज इन बॉम्बे and I was supposed to be flying to Goa for the New Year's, and I decided, I don't know why I decided to come back to Karachi, and I arrived in Karachi on the same day, and that evening I was sitting at Aaj TV news, Aaj News के office में in Karachi when we heard the news, और उसके बाद आपको पता है कराची में 3-4 दिन तक तो बहुत हालात ख़राब रहे, घर से निकला भी नहीं जा सका। उसके बाद जब 1 जनवरी को आई केम टू लाहौर, क्योंकि मेरे एक दोस्त की शादी थी और उसके लिए मैं लाहौर आया। लेकिन मैं बात कर रहा था कि आप कह रही थी कि क्यों नहीं करते पॉलिटिकल शोज, तो बेसिकली उसका एक असर ऑब्वियसली एज एन आर्डेंट डाई हार्ट सपोर्टर उनकी शहादत का जो है बहुत गहरा इम्पैक्ट हुआ, एंड आई एक्चुअली मेरा जो कहते हैं ना दिल उठ जाना किसी चीज़ से, तो मेरा पाकिस्तानी सियासत से दिल बिल्कुल उठ गया था, क्योंकि मुझे गुस्सा ये बात पे आता था कि इतने सारे लोग हैं, वो कौन सी कौम है, वो कौन सा मुल्क है, वो कौन से मुसलमान हैं जो एक औरत को दिन दिहाड़े मार देते हैं। यहाँ पे बड़े बड़े मर्द हैं जिन्होंने बड़ा बड़ा नोट कमाया है और बड़ी बड़ी फ्रॉड खेले हैं और बड़े बड़े मतलब बड़ी बड़ी क्राइम्स में मुलव्वस रहे हैं और सब जानते भी हैं, उनको तो कोई हाथ नहीं लगाता मगरमच्छों को। एक औरत जो है जो जमहूरियत के लिए लड़ रही है, अवाम के हकूक़ के लिए लड़ रही है और एक बोल्ड ब्रेव खातून है और पहली खातून वज़ीर आज़म है पूरी मुस्लिम उम्मा में, पूरे इस्लामिक उम्मा के अंदर पहली वो खातून वज़ीर आज़म हैं, आइकॉनिक हैं। बात फिर वही आ जाती है कि जहालत की बात वही आ जाती है कि हम लोग अपना जो हमारी मोहब्बत है इस्लाम के लिए या पाकिस्तान के लिए, उसको हम गलत तरीक़ों से दिखाते हैं कि मोहब्बत दिखाने के और भी तरीके होते हैं। मोहब्बत जो होती है ना वो दिल में होती है। अगर आप सच्चे में मोहब्बत करते हैं, अगर आपके दिल में इस्लाम बसता है, तो आप इस्लाम की एसेंस को समझें कि इस्लाम इंसानियत का जो दर्स कहता है, जो बर्दाश्त का आपको दर्स देता है, जो इंसानों के साथ इतनी बड़ी बात है कि आप कितनी बड़ी नेकी कमाते हैं कि अगर आप किसी से सिर्फ मीठा बोल लें, अगर आप किसी से प्यार से बात कर लें, तो उसका कितना सवाब है कि आप एक मुस्कुराहट किसी को दे दें, कि किसी दुखी इंसान को आप मुस्कुराहट दे देंगे, तो वो एक बहुत बड़ा जो है वो सवाब है। लेकिन हम अशफाक अहमद साहब की बात बताना चाहूंगी आप ही की इस बात के साथ कि अशफाक अहमद साहब ने एक दिल्ली दरवाजे के पास से गुजर किया, तो वहाँ पे एक सिंघाड़े वाला मौजूद था। सिंघाड़े वाले के साथ बातचीत करते करते बड़ी अच्छी दोस्ती हो गई उन्होंने, क्योंकि इस तरह के सवालात किए, जैसे पूछा कि ये सिंघाड़े का कलर आप लोग काला कर देते हैं, काला हो जाता है, जो हम घर में उबालते हैं तो वो काला नहीं होता। तो उन्होंने बड़ा अच्छा जवाब दिया ठेले वाले ने कि भाई आप घर में कोई पाउडर मिलता है परचून की शॉप से, आप उसको डालें और आराम से ये भी काला हो जाएगा। तो उनको उनकी बातों में इतनी सच्चाई मिली। तो अशफाक अहमद साहब ने कहा कि आप पाकिस्तान से बहुत मोहब्बत करते हैं, अल्लाह के बहुत करीब है। कहते हैं हाँ जी, मैं ये चाहता हूँ अल्लाह ताला के हर कोई बहुत ज़्यादा करीब हो जाए और जितने भी हमारे मुसलमान और पाकिस्तानी हैं वो पूरे कपड़े पहन के निकला करें। तो वो बड़ा परेशान हुए कि पूरे कपड़े, तो सामने से एक सवारी जा रही थी टांगे पे, तो उन्होंने कहा कि इसमें तो सारे लोग पूरे कपड़े पहने हुए हैं, किसी ने पैंट बुशर्ट पहना है, किसी ने सूट पहना हुआ है, किसी ने पूरा शलवार कमीज़ पहना हुआ है, तो पूरे कपड़े मुझे समझ नहीं आया। कहते हैं मैं फिर कहता हूँ कि मुझे गुजारिश है कि पूरे मुसलमान सारे पाकिस्तानी पूरे कपड़े पहन के निकला करें। उन्होंने कहा आप इलेबरेट कीजिए, सिंघाड़े वाले को बोला। तो कहते हैं मैं चाहता हूँ जब भी कोई घर से निकले, ख़ास मर्द, तो जैसे औरतें सुर्खी पाउडर लगाती हैं, तैयार होती हैं, खूबसूरत लगती हैं, पूरी तैयारी के साथ घर से बाहर निकलती हैं, उसी तरह मर्द भी मुस्कुराहट पहन कर निकला करें। वो लड़ते हुए निकलते हैं और इसी तरह लड़ते हुए घर वापस जाते हैं और इसी तरह पे लड़ते हुए दुनिया से वापस चले जाते हैं। तो मुझे बात इतनी अच्छी लगी, मैंने कहा आपकी नॉलेज में थोड़ी सी मैं एक खूबसूरत बात है, कितनी खूबसूरत बात है। और ये अगर बात हम सब समझ लें कि बात का मकसद क्या है, तो मैं समझता हूँ कि इसी से एक साइलेंट रेवोल्यूशन हम लेकर आ सकते हैं। अगर हम सब ये तहिया कर लें कि जी हमने अपनी बर्दाश्त का मुजाहरा करना है, हमने लोगों को कंडेम नहीं करना है, हमने किसी को गाली नहीं देनी है, हमने किसी की इज्जत के ऊपर, किसी की जानो माल के ऊपर हमने किसी तरह कोई आंच नहीं आने देनी है, हमने एक दूसरे को की हिफाजत करनी है, एक दूसरे के तकद्दुस की, और किसी की पर्सनल लाइफ क्या है, किसी की देखिए जिन चीजों का पर्दा अल्लाह मियां ने रखा है, आप कौन होते हैं किसी को बेपर्दा करने वाले। और हम लोग यहाँ पर बैठ के हमारे एक न्यूज चैनल पे ट्रेंड बना हुआ है कि एक इंसान जो है वो खुद मौजूद भी नहीं होगा अपने आप को डिफेंड करने के लिए, और आप अली सलीम की जात के हवाले से एक पूरा प्रोग्राम छाप देंगे जहाँ पे आप 10 लोगों को बिठाकर अली सलीम की कैरेक्टर असैसिनेशन कराएंगे। अच्छा, ये बात के साथ एक और बात ज्वाइन करूंगी, पॉलिटिक्स तो हमारे मीडिया में भी बहुत ज्यादा आ गई है। जैसे बहुत सारे आर्टिस्ट हैं वो पॉलिटिक्स का ऐसा शिकार हो गए हैं कि उनको काम नहीं मिल रहा है, वो बैठे हुए हैं जबकि बहुत टैलेंट है
मगर इवन हमारे लेजेंड्स ऐसे बहुत सारे हैं जो पॉलिटिक्स का शिकार हो गए और बात ये फैला दी जाती है कि उन्होंने काम छोड़ दिया। तो इस बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, एक वक्फा दरकार है और वक्फे के लिए अभी मुझे आपकी मदद दरकार है। ओके। आपने अदाब करके आपके जितने भी फैंस हैं उनको वक्फे के लिए भेजना है। ये आपका कैमरा है। जी जी, आदाब अर्ज है। मिलते हैं इस छोटे से वक्फे के बाद। क्या बात है, क्या सुबह की फिजा फिजा सुबह की फिजा फिजा अदावर्स है और हमारे साथ अली सलीम मौजूद हैं क्योंकि उनके साथ हम बहुत मज़े की बातें करें। मैंने सवाल किया था ब्रेक से पहले अली सलीम से कि हमारी इंडस्ट्री, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री जो है उसमें अब बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स फैल गई है। लाइक इफ़ यू टॉक अबाउट फैशन, म्यूज़िक हो या ड्रामा इंडस्ट्री, जैसे हमारे बहुत बड़े बड़े लेजेंड्स हैं जो पॉलिटिक्स का शिकार हो चुके हैं। उनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने काम छोड़ दिया है और वो अब इस फील्ड से बिल्कुल ताल्लुक़ ख़त्म कर चुके हैं, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। और कभी उनके लिए ये भी कहा जाता है कि वो बहुत बदतमीज़ हैं, पैसे बहुत ज़्यादा मांगते हैं, टाइम की पंक्चुअलिटी नहीं है। तो ये इसके बारे में आप क्या कहेंगे? फिजा, जब खुशहाली होती है ना, जब चीज़ें हो रही होती हैं, बढ़ रही होती हैं, पैसे का रेल पेल होता है, तो हर चीज़ अच्छी लग रही होती है। पॉलिटिक्स नहीं होती क्योंकि लोग मसरूफ़ होते हैं कंस्ट्रक्टिव काम के अंदर। हर इंसान अपना अपना काम कर रहा होता है, कोई कंस्ट्रक्टिव काम कर रहा होता है और चीज़ें आगे बढ़ रही होती हैं, चीज़ें मुस्बत नज़र आती हैं। लेकिन जहाँ पे सिलसिले जो हैं वो तंग हो जाएं, जहाँ पर बदहाली आ जाए, जहाँ पर यानी जिसको कहना चाहिए कि जहाँ पर जो प्लेट होती है ना, जहाँ पे पाए होता है, right. वो सुकड़ता जाए और खाने वाले वसाइल कम होते जाएं और खाने वाले मुंह ज्यादा होते जाएं, तो फिर लोग जो है ना उनके अंदर के जानवर दिखाई देते हैं। फिर लोग आपस में झपटते हैं, फिर लोग झपटते हैं क्योंकि उनके पास वो समझते हैं कि अब इतनी सी चीज है, ये मेरे हाथ लग जाए। हर इंसान चाहता है कि ये मेरे हाथ लग जाए, मेरे हाथ लग जाए। तो फिर वहां पे लोग जो है एक दूसरे की टांगे काटते हैं, एक दूसरे को बैक स्टैप करते हैं। लोग कहते हैं कि हमारा कंपटीशन जो है वो कट जाए, ये सब मुझे मिल जाए। तो जैसे आपने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की बात की, अब आप देखिए कि हमारी एक फिल्म इंडस्ट्री हुआ करती थी। यहाँ इस मुल्क में फिल्में बना करती थी, बहुत अच्छी फिल्में बना करती थी। हमारे फिल्म स्टार्स जो हैं वो काफ़ी मकबूल होते थे। अब आप देखें कि इंडस्ट्री ख़त्म हो गई। इसी तरह म्यूज़िक इंडस्ट्री, हमारे म्यूज़िक टैलेंट जो है, आज हमारे सिंगर्स जो हैं वो बॉलीवुड जाकर अपनी पहचान बनाते हैं या रुपया कमाते हैं या बाहर मुल्क जाके शोज़ करते हैं। पाकिस्तान में म्यूज़िक इंडस्ट्री, जो म्यूजिशियंस हैं जो हमारे अपने यहाँ पर काम कर रहे हैं, उनके लिए हालात बहुत मुख्तलिफ हो गए हैं। इसी तरह टेलीविज़न के अंदर आज से 4 साल पहले, 5 साल पहले जिन बजट्स के साथ हम काम करते थे, जिस एक पीस ऑफ माइंड के साथ हम काम करते थे, जो एक स्केल था प्रोडक्शन का, वो बहुत बेहतर था। अभी पिछले 3-4 सालों में जब बिजनेस इफेक्ट हुआ, ओवरऑल मुल्क की इकॉनमी जब नीचे गई, तो हर फील्ड के अंदर, अभी आपने चूंकि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री या शो बिजनेस के हवाले से बात की, तो मैं उसी हवाले से बात कर रहा हूँ कि चूंकि वसाइल कम हो गए और पैसे कम हो गए, तो और लोग बढ़ गए, आर्टिस्ट ज्यादा आ गए, तो वो आपस में एक लड़ाइयाँ, एक लेग पुलिंग शुरू कर दी कि कोई गिरेगा तो कोई ऊपर जाएगा। exactly. आपकी कभी किसी ने लेग पुलिंग की है, कोई ग़ीबत की है आपकी, लाइक फैशन इंडस्ट्री में या फिर कोई ड्रामा इंडस्ट्री में, कोई डायरेक्टर्स ऐसे, कोई उनकी कम्युनिटी ऐसी, या फिर कोई सिंगिंग में, कोई फील्ड में, कोई ऐसे आपको एंकर्स कोई ऐसे लड़े हो जिन्होंने आपकी लेग पुलिंग की हो, आपका काम काटा हो? मेकअप आर्टिस्ट उनके बारे में ज़रूर बोलना चाहूँगी। आज हम लोगों को तो बहुत ज़्यादा गेटअप देने के लिए आगे पीछे हम भी फिर भी लड़ाइयाँ उनको सहरे होते हैं, मगर उनकी बड़ी एक अजीब सी लड़ाइयाँ होती हैं। फिजा, I like to think that I am somewhat of a मस्त मलंग। मैं एक बड़ा मस्त इंसान हूँ। Like a फकीर मलंग। Completely. I have never indulged in any politics at any level in show business, nor that I do not intend to go into politics at a later stage, Pakistani politics, which I would love to and contribute in whatever way I can to turn things around for this country. But मैंने आज तक कभी, अगर हुई भी होगी ग़ीबत या कभी किसी ने कोई बात की भी होगी और अगर मेरे कानों तक पहुंची भी है, बात कोई पहुंची भी, तो मैंने लिटरली एक कान से सुनी और दूसरे कान से निकाल दी है। I have no grudges in my heart against anybody. I have no ill feeling against anybody. I have no enemies. I like to consider everybody my friend. मैं सबको अपना दोस्त समझता हूँ, मैं सबसे प्यार करता हूँ
और मेरा किसी के साथ कोई कंपटीशन नहीं है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि जो काम मैं करता रहा हूँ, या जो मेरी जगह है, वो एक ऐसी यूनिक जगह है कि जिसके लाइक यू नो आई एम नॉट इन कॉम्पिटिशन विद द हीरोज एंड आई एम नॉट इन कॉम्पिटिशन विद द हीरोइंस. आई हैव माई ओन लिटिल प्लेस विच नोबडी कैन टेक अवे फ्रॉम मी. सो एट द एंड ऑफ द डे अल्लाह की ज़ात जो है वो सबसे बड़ी ज़ात है, और अगर किसी ने मेरे साथ बुरा किया भी तो उसका फैसला मैंने अल्लाह की ज़ात पे छोड़ दिया. अगर मेरी ज़ात से किसी की दिल आज़ारी हुई है कभी ना चाहते हुए, क्योंकि इंटेंशनली आई हैव नेवर वांटेड टू हर्ट एनीबडी, आई हैव ऑलवेज स्पोकन टू एवरीबडी विद प्यार. मैं अपने सेट्स के ऊपर, हमारे टेक्नीशियंस होते हैं 10 लोग होते हैं, मेरी कोशिश यही होती है कि मैं हर किसी के साथ प्यार से बात करूं, प्यार से पेश आऊं. कभी आई हैव नेवर सॉर्ट ऑफ इंटेंशनली हर्ट एनीबडी. बट उसके बावजूद अगर गलती से कभी मेरी किसी बात से, किसी एक्शन से किसी की दिल आज़ारी हुई हो, तो उनसे मैं अनकंडीशनल अपॉलॉजी यहाँ बैठ के आपके शो के प्लेटफॉर्म से I'd like to tender my unconditional apology. I'm really very sorry if I hurt anybody ever in my life. क्या बात है. अच्छा, एक स्टोरी है आपके बारे में कि इस्लामाबाद की पार्टीज़ जो हैं वो आपकी जान होती है, कि इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट्री में भी देखने को आया है. तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे कि आप वाकई इस्लामाबाद की पार्टीज़ की जान हैं? देखें जी, मैं सिर्फ इस्लामाबाद की पार्टीज़ की नहीं, मैं कराची की पार्टीज़ और लाहौर की पार्टीज़ की भी बड़ी जान हूँ. पहली बात तो ये कि हम थोड़ा सा समझ लें चीज़ को. अब आई एम वेरी ग्लैड दैट यू आस्क्ड मी दिस क्वेश्चन. बाय द वे, वो जो जिस डॉक्यूमेंट्री का आपने जिक्र किया, दैट पार्टी वाज एट द फ्रेंच बीच इन कराची. वो कराची में की पार्टी थी जहाँ पे वो कैमरा लेकर आ गए थे डिएगो साहब हमारे, और मैं उसका भी आपको बताता हूँ थोड़ा सा. लेकिन इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा, जो आपके देखने वाले हैं उनके जहन थोड़े से क्लियर करूं कि जब पार्टी लफ्ज इस्तेमाल होता है तो एकदम हमारे ख्याल में आता है कि कोई बहुत ही करप्शन की का गढ़ है जहां पे बेराह रवी और यानी हर किस्म का गुनाह जो है वो अरूज पर हो रहा होगा. ऐसा कुछ नहीं होता मेरी नजर में. द रीजन आई लाइक टू गो आउट इन पार्टी इज बिकॉज टू मी व्हेन आई एम पार्टिंग इट्स अ सेलिब्रेशन ऑफ लाइफ. जैसे फिजा ने इस शो का आगाज, आज की मॉर्निंग का आगाज किया था इस सवाल से कि जी जिंदगी आपकी नजर में क्या है. तो और मैंने कहा था कि जिंदगी एक लम्हा है. तो मैं समझता हूँ कि वो जो एक लम्हा है, वाई कि हम अब हमारे हाथ में चॉइस है ना, कि हम लोग क्रिबिंग करके, जैसे आपने कहा, सियासतें करके, दूसरों की लेग पुलिंग करके और हर किस्म की नेगेटिव चीज में भी उस लम्हे को गुजार सकते हैं, या फिर हम खुशी से झूम कर और इस जिंदगी जो इतना बड़ा तोहफा है उसका शुक्राना अदा करके और हम हंसी खुशी भी उस लम्हे को गुजार सकते हैं. अब आप ये बात कर ही रहे हैं तो साथ एक चीज और ऐड करूंगी ताकि आप इलैबोरेट कर सकें. ये पार्टीज और जीटीज का भी क्या फर्क है, ये भी आपने इलैबोरेट कर. जी, ये कुछ नहीं. जीटी अमूमन लफ्ज इस्तेमाल होता है फॉर अ गेट टुगेदर, यानी लोगों का इकट्ठे मिलकर बैठना, सोशल. इट्स नॉट लाइक द डांस पार्ट. और एक पार्टी जब नॉर्मली लफ्ज इस्तेमाल होता है तो पार्टी में एक डांस फ्लोर होता है, म्यूजिक होता है, जहाँ पे लोग डांस डूंस भी कर लेते हैं, जहाँ पे लोग किसी की ग़ीबतों से बेहतर डांस. तो मेरी नजर में पार्टी में जाना बड़ा अच्छा होता है, क्योंकि आप पार्टी में जाते हैं, आप खुश मूड में जाते हैं, आप लोगों के साथ मुस्कुराहटें बांटते हैं, आप हर कोई चाहता है कि वो खुशी के चंद लम्हे गुजारे, आप झूमते हैं, रक्स करते हैं और आप अपने अपने घरों को चले जाते हैं. तो मेरी नज़र में पार्टीज़ में कोई बुराई नहीं है. जहाँ तक कि आपने उस डॉक्यूमेंट्री का जिक्र किया, तो उसके हवाले से मैं कहना चाहूँगा कि वो एक कॉन्शियसली हमने वो पार्टी की ही, वो एक पूरा ड्रामा हमने रचाया था पार्टी का. और उस चूंकि हमें मालूम था कि डिएगो आया हुआ था पाकिस्तान, और वो एक डॉक्यूमेंट्री बना रहा था जिसका उन्वान था डोंट टेल माई मदर दैट आई एम इन पाकिस्तान. कि पाकिस्तान इतनी कोई डेंजरस जगह है कि पाकिस्तान में वो दिखा रहे थे कि पाकिस्तान में तालिबान हैं, पाकिस्तान में एक्सट्रीमिस्ट हैं, पाकिस्तान में औरतों जो हैं उनके ऊपर मजालिम ढाए जाते हैं, पाकिस्तान में लोगों को जीने की आज़ादी हासिल नहीं है. बहुत सही बात की. मुझे रिकॉर्डेड इसलिए लगा क्योंकि वो उसके बाद आपके शो पे भी गए. जी, तो मैंने सिर्फ ये दिखाना था, मैंने कोशिश की एक कि मैं ये दिखाने की कोशिश करूं, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट्री बनी थी दरअसल नेशनल ज्योग्राफिक के लिए, जो पूरी दुनिया में देखा जाता है. वो अमेरिका में भी देखा जाता है, इंग्लिस्तान भी देखा जाता है, ऑस्ट्रेलिया में भी देखा जाता है. तो वो मेरी कोशिश ये थी गोरों को ये बताने की कि जी हमारे मुल्क में भी लोग जो हैं वो हंसी मजाक करते हैं, हमारे मुल्क में भी जो लोग हैं वो डांस करते हैं, वो हाई ऑन लाइफ हैं, वो पार्टी करते हैं, वो एंजॉय करना जानते हैं. एंड पाकिस्तान इज नॉट ओनली अबाउट एक्सट्रीमिज्म एंड हेट एंड मर्डर्स एंड टेररिज्म. आपकी नजर में पार्टीज बदनाम क्यों हुई, आपको क्या वजह लगती है? देखें, चीज कोई बुरी नहीं होती, ये सब बात होती है इंसान की अपनी जहन की. गलाजत जो होती है ना, वो इंसान की जहन में होती है, आपके देखने का अंदाज होता है. तो कई ऐसे लोग हैं बेचारे जिनको कहते हैं ना, जिनके लिए अंगूर खट्टे होते हैं, जिनको अंगूर जब नहीं मिलते तो वो कहते हैं अंगूर यकीनन खट्टे होंगे. तो वो लोगों को जिनको खुद खुश होना नहीं आता, जिनको खुद जिंदगी को एंजॉय करना नहीं आता, वो उनके लिए बड़ा आसान होता है कि वो बैठकर जब देखते हैं कि कोई और लोग खुश हो रहे हैं या पार्टी कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, तो उनके ऊपर वो जजमेंट्स पास करते हैं कि ये तो इनका तो किरदार ही बुरा है, ये तो लोग ही खराब हैं. अच्छा, मैं भी आपको यहाँ पे कुछ बताना चाहूंगी कि मुझे क्यों लगा कि यहाँ पे पार्टीज क्यों बदनाम हो गई हैं. क्योंकि कुछ लोग पैसे के बलबूते पर जो है वो पार्टीज में आ जाते थे
और उनका कोई एक क्राउड जो होता है आपका सोशल क्राउड वो नहीं होता था, आपके फ्रेंड्स नहीं होते ऐसे जैसे, और आप पैसे के बलबूते पर वहाँ आ जाते हैं और आके अटेंड करते हैं, उसके बाद बाहर जाकर वो एक गलत बात करते हैं, फिर बाहर जाके गिरते गुड़ते हैं एंड ऑल दैट, लड़ते हैं। और दूसरी बात है कि आप बिल्कुल सही कह रही हैं, फिर कई ऐसी पार्टीज होती थी, आपको पता है वो पार्टीज का सिलसिला ही खत्म हो गया जब पार्टीज में इसी किस्म के लोग, जो वडेरे टाइप के लोग जो हैं, वो नशे की हालत में धुत होकर समझते थे कि पार्टी में आई हर लड़की जो है वो आपके साथ डांस कर सकती है, आपसे मिल सकती है, दोस्ती कर सकती है, दोस्ती कर सकती है, और वहाँ पे फायरिंग शायरिंग भी कर देते थे और इस किस्म की जब छछोरी हरकतें करते थे, तो वो पार्टीज का सिलसिला खत्म हो गया। पर आज भी हम पार्टी करते हैं। आई पार्टी विद माय हैंग आउट विद माय क्लोज फ्रेंड्स, आपके क्लोज फ्रेंड्स जिनका मुझे पता है कि जिनके साथ मैं सेफ हूँ और जो मेरे साथ सेफ हैं, जिनका मुझे पता है कि हम रात को जो पार्टी करेंगे तो अगले दिन जाके वो 10 जगह पर बैठ के ये नहीं बातें करेंगे कि जी पार्टी में रात को अली सलीम ने ये किया, या अली सलीम इस तरह नाच रहा था, या उसके साथ नाच रहा था, या कौन क्या कर रहा था। तो ये चीज़ें जो हैं, देखिए ये सब चीज़ें इंसान की वही बात होती है ना, सोच की बात होती है कि जब जैसे जैसे आपकी सोच इवॉल्व होती जाती है, जैसे जैसे आपके अंदर बर्दाश्त आती जाती है, जैसे जैसे आपके अंदर फिनेस या नफासत, जिसको आप उर्दू में कहते हैं, नफासत आती जाती है, वैसे वैसे आपकी ये ट्रेंड्स जो हैं ये बदलते जाते हैं। तो पाकिस्तान इज स्टिल इन इट्स इन्फेंसी, और पाकिस्तान का एक दूसरा प्रॉब्लम ये भी है कि पाकिस्तान में देखिए इतने सारे तबकात इकट्ठे रहते हैं और इतनी सारी सोचें इकट्ठी रहती हैं कि अगर आज आपसे कोई पूछे कि जी एक पाकिस्तानी को अगर आप डिफाइन करें कि एक पाकिस्तानी कौन है, तो हु इज द प्रोटोटाइप पाकिस्तानी, हु इज इट? तो पाकिस्तान में लोग ऐसे भी लोग हैं जो जीन्स पहनते हैं और बर्गर खाते हैं मैकडॉनल्ड्स का, पाकिस्तान में वो भी लोग हैं जो सिर्फ सलवार कमीज पहनते हैं और बन कबाब खाते हैं, माश की दाल पीते हैं, बट पाकिस्तान में वो भी लोग हैं जो स्टार वर्ल्ड और अंग्रेजी चैनल्स देखते हैं। मगर आपको एक बात माननी पड़ेगी मेरी, कि पार्टीज बदनाम होने की जो बेसिक मेन वजह है वो ये है कि हम दोस्तों की जब पार्टीज में जाते थे, रिश्तेदार लोगों की पार्टीज में जाते थे, अपने फील्ड के उन लोगों की पार्टीज में जाते थे जिनको हम जानते हैं, तो वो पार्टीज बहुत इंजॉय करते थे, मज़े की होती थी, हर एक को एक की रिस्पेक्ट का ख्याल होता था, इनको पता होता था कि कौन कितना मजाक बर्दाश्त कर लेगा और हमने पार्टी कैसे करनी है, इंजॉय कैसे करना है, डांस कितना करना है। मगर जब से ये जो चोर रास्ते से कमर्शलाइज काम शुरू हो गया ना, कि लोग एंटर होना शुरू हो गए, पैसे दे के चोर रास्तों से पार्टियों में घुसना शुरू हो गए, तो उन्होंने फिर आम घर में जो रहने वाले लोग हैं उन्होंने अपनी बेटियों को निकलना, पार्टीज में जाना मना कर दिया क्योंकि वो डर गए। एम आई राइट? जी बिल्कुल, आप सही कह रही हैं। देखें लेकिन वो भी इसलिए वो चीज़ पॉपुलर हुई क्योंकि पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली देखें बाहर मुल्कों में आप जाएँ, तो मुसलमान मुल्कों में आप जाएं, गो टू दुबई, गो टू मलेशिया, मुस्लिम कंट्रीज, और इंडोनेशिया और मेनी अदर मुस्लिम, आई मीन आई वेंट टू बाकू, क्योंकि हमारे यहाँ क्लब्स की कमी जो है वो पार्टी से पूरी की जाती है, तो वहाँ पे क्लब्स हैं, तो जिसने पार्टी करना है वो जाता है क्लब में, जाके टिकट खरीदता है, क्लब में जाता है, वहाँ पे माहौल होता है क्लब में, वो जाके अपना पूरा शौक पूरा करता है, जो भी इसका शौक है, डांस डूस करने का जो भी है, और वो बाहर आता है और अपनी जिंदगी को। तो मैं इन पार्टीज को क्लब पार्टीज का नाम दे सकती हूँ जो यहाँ पे जो पार्टी, चूंकि क्लबिंग का कल्चर नहीं था यहाँ पे, तो क्लब्स के अल्टरनेटिव लोगों ने कहा कि जी कमर्शियल एक वायबल वेंचर है, पार्टी करो, टिकट्स लगाओ, पैसे कमाओ बेसिकली। तो उसमें ये हुआ कि बहुत सारे ऐसे लोग जो तमाशबीन कैटेगरी में आते हैं, जो वो लोग नहीं है जो पार्टी करना जानते हैं, who want to have a good time or have fun, ये वो तमाशबीन है जो जाते ही इसलिए ताकि जाके उन लोगों का मजा भंग कर सकें, उन लोगों का मजा खराब कर सकें जो एक्चुअली पार्टी करने आए हैं। तो वो चंद जो चंद कहना चाहिए ना, चंद क्या कहना, जो लफ्ज होता है उर्दू में शर पसंद अनासिर लफ्ज इस्तेमाल होता है कि वो चंद शरीफ लोग जो हैं, जो हर जगह होते हैं, वो चंद लोग जो हैं वो जाकर पूरी एक चीज, पूरा एक माहौल जो है उसको खराब करते हैं। अली सलीम की इस बात से वाकई आप पॉजिटिव एक सबक लीजिए कि अपनी पार्टीज को जो है इतना कमर्शलाइज मत कीजिए। आप अपने जो अपना एक सर्कल है आपका जो स्पेशली एक क्राउड है अपने दोस्तों का, उनके बीच में रह के पार्टी कीजिए। चोर रास्ते खुले मत रखिए कि चोर रास्ते से कोई आपकी पार्टीज में एंटर हो और आपकी पार्टीज खराब करे, और फिर जो दूसरे फैमिलीज के अच्छे लोग हैं, वो उनकी बेटियां या वो लोग खुद पार्टीज में जाना पसंद ना करें, अपनी बच्चियों को भेजना पसंद ना करें। तो पार्टीज को बदनाम करने के बजाय आप उसको कमर्शियल जो है वो ना करें ख़ास, और अगर आपको पीआर बढ़ानी है या फिर अपने बिजनेस को कुछ अच्छा तरजीह देना है तो उसके लिए कुछ और तरीके भी हैं, मगर नॉट ओनली पार्टीज़। तो अभी वक्त हुआ चाहता है कि पार्टीज़ की जब बात कर रही हूँ तो अली सलीम यहाँ मौजूद हैं, उनसे एक अच्छा गाना भी सुन लिया जाए। रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना, भूल कोई हमसे ना हो जाए। रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना,
दीवाना, भूल कोई हमसे ना हो जाए। रात नशीली मस्त समा है, आज नशे में सारा जहां है। रात नशीली मस्त समा है, आज नशे में सारा जहां है। हाय शराबी मौसम बहकाए, रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना, भूल कोई हमसे ना हो जाए। रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना, भूल कोई हमसे ना हो जाए। सुबह की फिजा फिजा, सुबह की फिजा फिजा। आदाब अर्ज़ है, उम्मीद है कि आप हमारा आज का प्रोग्राम बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे होंगे और जितने भी घर बैठे हुए सारे लोग हैं, ख़ास तौर पे आप मेरी बहन, मुझे जो एक अदा है आपके अंदर, एक तहजीब और एक शर्म हया, बड़ी एक नाजुकी जो है आपकी पूरी लैंग्वेज में, आपकी बातों में लग रही है कि आप अभी अपने घर में बहुत तरीके से बात कर रही होंगी और बात कर रही होंगी बहुत ज़्यादा बेगम बन के। जी हाँ, अभी मैं अपने प्रोग्राम में, जैसे मैंने कहा कि मैं दो चेहरों की बात कर रही थी। एक चेहरा जो मेरे सामने मौजूद है, जो कि पहले चेहरे से भी ज़्यादा जाना पहचाना और ख़ूबसूरत है, जिसे सुनकर एक खूबसूरती और एक तहजीब और एक अदब आपको फील होता है। मैं बुलाती हूँ उनकी छोटी सी दुनिया को, उनके दूसरे चेहरे को, बेगम जी को। आदाब। And how wonderful to see you, मेरी जान। थैंक यू। अब ठीक ठाक है? बिल्कुल ठीक ठाक। तुम कैसी हो? बिल्कुल ठीक ठाक। सबसे पहले तो मैं दिखाना चाहूंगी कि आप कितनी खूबसूरत लग रही हैं बेगम। Whom you wearing by the way? Well, I'm wearing BG और मैं तुम्हें ये बताना चाहती हूँ कि तुम भी बहुत प्यारी लग रही हो। And I must say you look absolutely ravishing in sarees. Sweet of you. Thank Please have a seat. आप जी बैठिए। अच्छा जी, वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच फिजा, मुझे बहुत खुशी हुई है तुम्हारे शो में आकर, लेकिन अफसोस से कहना पड़ रहा है कि अगर मुझे मालूम होता कि ये लड़का भी यहाँ होगा तो मैं कभी ना आती। क्यों? ये क्या कह रही हैं आप? अली का और आपका रिश्ता तो बहुत ही करीबी और बहुत ही गहरा है। नहीं था, ये बेवफा निकला। बेवफा? क्या मतलब? इसके ऊपर बहुत मेहरबानियां हैं मेरी। यूँ समझ लो कि इस लड़के को मैंने फर्श से उठाकर अर्श पर बिठाया, लेकिन इसने मेरी कदर ना की। ये बेगम आपके बारे में क्या कह रही हैं? बहुत ही संगीन इल्ज़ाम लगा रही हैं आप पर। आप कुछ अपने डिफेंस में कहना चाहेंगे? फिजा, बेगम साहबा बिल्कुल ठीक कह रही हैं। आई थिंक कि मुझसे गलती हुई है। शायद मैं उस तरह से इस रिश्ते को नहीं निभा सका जिस तरह की ज़रूरत थी। लेकिन मैं बेगम साहबा आपसे सॉरी, माजरत के साथ इख्तिलाफ करना चाहूँगा। हमारा रिश्ता गहरा था, गहरा है और इंशाल्लाह रहेगा। और बस यूँ समझ लीजिए फ़िज़ा के ज़िंदगी की बहुत सारे ऐसे मसाइल होते हैं कभी कभार जिनमें इंसान इतना उलझ जाता है कि इंसान वन लूजेस ट्रैक ऑफ व्हाट्स राइट फॉर हिम। एंड मैं बिल्कुल बेगम के एहसानात के तले दबा हुआ हूँ। अगर बेगम साहिबा ना होती तो शायद आज मैं यहाँ ना बैठा होता आपके साथ। तो लेकिन इस वक्त मुझे बहुत शर्मिंदगी भी हो रही है। मैं समझता हूँ कि फ़िज़ा, आई थिंक आई शुड लीव राइट नाउ बिकॉज आई कांट फ्रैंकली फेस हर। आई एम रियली सॉरी बेगम साहिबा, मुझे माफ़ कर दीजिए। मगर अली, अगर आप इस तरह से प्रोग्राम छोड़ के चले जाएंगे तो फिर मैं वो बातें कैसे साफ कर सकूंगी जो दिलों में आप लोगों के अभी बसी हुई हैं। मैं चाहती हूँ वो सारी बातें लोगों के सामने क्लियर हों। तो आप फ़िज़ा, बेगम साहिबा यहाँ पर हैं और बेगम साहिबा जहाँ पर आ जाती हैं वहाँ पे किसी और को बोलने की तो खैर
मौका नहीं मिलता, कम ही मिलता है। लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ, आपसे भी बेगम साहिबा और फिज़ा, आपसे भी, कि बेगम की जो शिकवे हैं, जो शिकायत हैं, जो गिले हैं, मैं जब तक कि इनका अजाला ना कर लूँ मैं चैन से नहीं बैठूंगा। और बेगम साहिबा, मैं साबित करूंगा कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, और बल्कि प्यार तो छोटा लफ्ज़ है, मैं आपसे इश्क करता हूँ। और इंशाअल्लाह मैं अपने इश्क का इम्तिहान जो है वो दूंगा और उस पर पूरा भी उतरूंगा। बट अगर अभी आप दोनों की इजाज़त हो तो आई थिंक आई शुड गो। आपकी मर्जी है तो हम क्या कह सकते हैं, मगर रियली हम आपको रोक तो नहीं सकते। खैर, मगर जितना वक्त आपने हमारे साथ गुजारा, अपने व्यूअर्स के साथ गुजारा, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर कमिंग। थैंक यू फिज़ा, बहुत बहुत शुक्रिया। और बेगम साहिबा अपना ख्याल रखिएगा। आदाब अर्ज़ है। अली तो चले गए, मगर बेगम अभी हमारे साथ मौजूद हैं। अब हम अपनी बातों का सिलसिला तो जारी रखेंगे, मगर उससे पहले एक छोटा सा वक्फा हमें दरकार होगा। उसके बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। रहिएगा मेरे साथ और बेगम जी के साथ। आदाब अर्ज़। सुबह की फिजा फिजा सुबह की फिजा फिजा जी बेगम, इतनी प्यारी, इतनी खूबसूरत, बिल्कुल पिंक परी लग रही है माशाल्लाह से। थैंक यू मेरी जान, और तुम भी कोई कम नहीं लग रही, तुम भी बिल्कुल परी ही लग रही हो, बल्कि हमेशा लगती हो। थैंक यू। वैसे मैं बताना चाहूँगी नाज़रीन को कि इतनी खूबसूरत पर्सनालिटी आज हमारे साथ मौजूद है। आप इनको देखिए, इनसे अदाएँ सीखिए और इनकी तहजीब ज़रा ख़ास नोट कीजिएगा कि कोई भी बात कुछ भी कहने लगती हैं तो उसकी अदा जो है वो एक स्पेशल अदा है, वो सिर्फ इन्हीं की अदा है और यूनिक अदा है। और क्लास जो आपकी नज़र आती है जब आप बात करती हैं, दैट्स वेरी डिफरेंट। वेल थैंक यू सो मच फिज़ा, बट जो देखने वाले हैं वो समझेंगे कि मैंने शायद तुमसे बिहाइंड द कैमरास कोई स्पेशल डील की थी जिसकी वजह से तुम मुझे मेरी इतनी तारीफ कर रही हो। बट थैंक यू सो वेरी मच, आई एम जेन्युइनली टच्ड एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी टू बी हियर। अच्छा, मैं जानना चाहूँगी कि बेगम की नज़र में ज़िंदगी क्या है? बेगम की नज़र में ज़िंदगी बहुत रंगीन है, बहुत हसीन है। ज़िंदगी के कई शेड्स हैं, ज़िंदगी के कई उतार चढ़ाव हैं। ज़िंदगी बस ज़िंदगी है। आपने फिल्म भी की ज़िंदगी, मगर उसका नाम बदल गया। उसका जब नाम हमने हो वो गया फिल्म शुरू की थी रीमा ने, तो उसका नाम कितनी हंसी है ज़िंदगी था। फिर जब रिलीज़ की तो उसका नाम लव में गुम हो गया। और बट आई थिंक कि वो रीमा की डिसीजन थी। शी वाज आफ्टर ऑल द प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर ऑफ द मूवी, सो आई डिड नॉट रियली इंटरफेयर विद हर डिसीजन। अच्छा, बेगम कभी खुद लव में गुम हुई है? सीरियस लव में गुम? फिज़ा, क्यों मेरे जख्मों पर नमक छिड़क रही हो? तुम तो अच्छी तरह जानती हो कि मैंने ज़िंदगी में प्यार सिर्फ एक ही बार किया था, जिसको सच्चा प्यार कहते हैं, और भरपूर तरीके से किया था। अनफॉर्चुनेटली ज़िंदगी ने हमारा साथ नहीं दिया, हमारे प्यार का साथ नहीं दिया, और वो मुझसे ऐसे रूठ गए जैसे किसी पुराने शराबी से बोतल छूट जाती है। उनके प्यार की आदत नशा सी बनने लगी थी। और मुझे याद है कि उनके चले जाने के बाद मेरी ज़िंदगी में एक खला था, एक वैक्यूम था, और कितने अरसे तक दिल नहीं करता था किसी से मिलने का, कहीं जाने का, कहीं आने का। लेकिन उसके बाद ज़िंदगी में ये शख्स शामिल हुआ जो अभी थोड़ी देर पहले यहाँ से भाग कर गया है। इसी ने मुझे सिखाया कि बेगम साहिबा, ज़िंदगी बहुत हसीन है और आपको ज़िंदगी की तरफ लौटना चाहिए। और इसी के असरार पे मैं ज़िंदगी की तरफ वापस लौट गई थी फिज़ा, और फिर बीच रास्ते इसने मुझे छोड़ दिया। मुझे बताओ फिज़ा, मुझे बताओ कि मर्द इतने बेवफा क्यों होते हैं? किसी भी रूप में? किसी भी रूप में। तुम्हें नहीं लगता कि बाप, मर्द, भाई, शौहर, हर रूप में? मैं इस वक्त एक कंपेनियन के रूप की बात कर रही हूँ। खैर, यू आर वेरी लकी कि तुम्हें एक अच्छा शौहर मिला है, और अल्लाह तुम लोगों की जोड़ी को सलामत रखे। देखने वालों के लिए फिज़ा और उसका हस्बैंड फवाद बोथ वेरी क्लोज टू माई हार्ट। लेकिन अमूमन देखा जाता है कि मर्द जो हैं वो औरतों के साथ बेवफाई करते हैं। Why is that? बेवफा, दोगेबाज और दोगला और धोखा करने वाला, फरेबी, ये सारे मर्द के निकनेम हैं। ऐसा क्यों है हमारे माशरे में? एब्सोल्युटली है, और यही वजह है फिज़ा कि मैंने सोचा कि कब तक हम औरतें विक्टिम बनी रहेंगी। यही सोचकर मैंने फैसला किया कि मैं भी मर्दों के साथ वही करूंगी जो वो हमारे साथ करते हैं। सो डार्लिंग, नाउ आई यूज देम एंड आई अब्यूज देम एंड देन आई डंप देम। वैसे आपके चाहने वाले जो है मुल्क में भी और मुल्क से बाहर भी इतने सारे हैं कि आपको हमेशा अपनी आंखों के सामने देखना चाहते हैं और चमकता हुआ देखना चाहते हैं।
थैंक यू मेरी जान। अच्छा, फैंस के लिए क्या कहती हैं आप अपने आप? अगर आपके पास कोई फैंस आते हैं, आप उनसे बात करती हैं, कोई आपको किस करना चाहता है, अगर हाथ में आपको छूना चाहता है, तो यू अलाउ देम दैट के? वेल जानी, एब्सोल्युटली नॉट। आई थिंक दैट बहुत ज़रूरी होता है एक अपने इर्द गिर्द एक इनविजिबल वॉल को खड़ा करना, एक ऐसी दीवार जिसको कोई फलांग ना सके। तो जहाँ तक कि आप फोर्थ वॉल की बात कर रहे हैं? जहाँ तक कि फ्लर्टेशन की बात है, जहाँ तक कि प्रेज की बात है, जहाँ तक कि कॉम्प्लीमेंट्स की बात है, जहाँ तक कि वो आंखों के इशारों की बात है, वो सब तो चलता है, लेकिन उससे आगे बढ़ने की किसी की हिम्मत नहीं है। एक्चुअली इशारों की बात हो और बेगम की नज़ाकत साथ ना हो, ऐसा तो नहीं हो सकता। नज़ाकत और अदा तो ज़िंदगी का हिस्सा है मेरी जान। अच्छा, आप हमेशा ऐसे करके अगर किसी को मतलब ख़ास, अगर कोई ख़ास नज़र से देख रही होती, तो आप जब मैंने जैसे आपके इंटरव्यूज़ देखे, तो आप हमेशा यूं करके बात करती हैं। तो ये कोई ख़ास है दोस्ती बनाने का कोई तरीका या प्यार रखने का कोई तरीका, ऐसे करना? वेल जानी, कई दफ़ा नज़रों से भी शेर को ढेर किया जा सकता है। हाय, क्या बात है। मैं कहती हूँ जहाँ पर आंखों का एक इशारा काफ़ी हो, वहाँ लफ्ज़ों को ज़ाया करने की क्या ज़रूरत है। तो इसलिए कोशिश होती है कि मैं आंखों में अगले को ऐसे ढेर कर दूं कि वो अपने आप को खुद ब खुद एक्सपोज कर दे। क्या बात है बेगम जी, आपकी नज़रों का जो कमाल है वो वैसे वो बहुत दूर तक मशहूर है, उसकी दास्तां तो बहुत दूर तक जाएगी अगर हम उस पर बात लेके जाएं। थोड़ा सा हम करीब करीब रहते हैं। आपने काफ़ी इंटरव्यूज़ ऐसे किए हैं जिसमें बहुत ऐसी पर्सनालिटीज़ हैं जिनमें बहुत बड़े बड़े नाम हैं। कुछ ऐसे लोग हैं, जैसे मैं कुछ एग्जांपल भी देना चाहूँगी, जैसे यूसुफ सलाउद्दीन साहब और दूसरे गुलाम मुस्तफ़ा खर साहब। आपने कुछ ऐसे इंटरव्यूज़ लिए हैं उनके कि उसके बाद तो उन्होंने तौबा कर ली, वो शादी का नाम ही नहीं लेना चाहते, ना शादी करना चाहते हैं, सब ने शादी से तौबा ही कर ली है। ये क्या चक्कर है? मेरी जान, जहाँ तक खर साहब का ताल्लुक है, मैं समझती हूँ कि उन्होंने काफ़ी शादियाँ कर ली। तो आपके इंटरव्यू और अगर मेरे पास आने के बाद उनकी ज़िंदगी में जो भी एक ख्वाहिश थी वो अगर पुर हो गई, वो ख़त्म हो गई, तो मैं समझती हूँ कि ये मेरी अचीवमेंट है। और जहाँ तक मियाँ सली साहब का जिक्र है, वो हमारे पुराने दोस्त हैं और मैं समझती हूँ कि आजकल बहुत खुश हैं। अल्लाह उनकी खुशी को नज़र से बचाए इंशाल्लाह। खैर ऑफिस से। अच्छा, सिंगर्स में आपका कौन फैन रहा? लाइक अब नूरजहां जी के बारे में मैंने थोड़ी सी रिसर्च की थी कि आपको बहुत पसंद थी और अभी तक आप नूरजहां जी को बहुत ज़्यादा सुनती हैं, उसके अलावा और? वेल जानी, आई थिंक मैडम नूरजहां वाज अ रियल, वेल आई यूज्ड टू कॉल हर नूरी बाजी। शी वॉज अ रियल आइकॉन इन दिस कंट्री एंड आई थिंक कि हमारे जनरेशन की जो ख़वातीन थी, हम तो खैर उन्हीं से इंस्पायर्ड थे जो हम साड़ियाँ पहना करते थे। और खुशी इस बात की होती है कि हम इस काबिल रहे कि उनकी जो इंस्पिरेशन थी, उनका जो एक हुस्न था, उनका जो एक ग्लैमर था, उसको हम आगे आपकी जनरेशन तक पहुँचाने में कामयाब रहे। एंड आई थिंक कि इस मुल्क का अलमिया ये है कि यहाँ पर लोग साड़ी पर कम और दाढ़ी की ज़्यादा बात करते हैं। बिल्कुल। तो अगर हम ज़्यादा साड़ियों का जिक्र करें तो मेरे ख्याल में इस मुल्क से बहुत सारी नफरतें जो हैं वो ख़त्म हो सकती हैं। जैसे फरीदा खानम जी थी और उसके अलावा नाहिद अख्तर जी और साथ साथ और भी बड़े सारे ऐसे लेजेंड्स जो साड़ी जब पहनते थे तो उनके हाथ घुमाने का स्टाइल और जिस तरह से वो साड़ी के पल्लू को पकड़ते थे। फिर तसव्वुर खानम जी जो थी वो नाक चुड़ाती थी, उनका एक बड़ा अच्छा स्टाइल। और फरीदा खानम जी का शोल्डर उठाना, ये अपनी अदाएं उनके साथ होती थी कि क्या साड़ी आप जब पहनते हैं तो आपके अंदर पूरी बॉडी लैंग्वेज में कोई स्पेशल अदा आ जाती है खुद ब खुद? वेल टू मी आई थिंक साड़ीज डेफिनेटली आर अ वेरी फेमिनिन ड्रेस और मैं समझती हूँ कि हर औरत जो है वो अपनी नस्वानियत को सेलिब्रेट करना चाहती है और हर औरत का हक है कि वो अपनी नस्वानियत को सेलिब्रेट करे। साड़ी एक ऐसा लिबास है जिसको पहनकर यकीनन एक नस्वानियत का एहसास होता है। और बहुत सारी मेरी दोस्तें जो हैं मुझसे सवाल करती रहती हैं कि नाजी तुम ये साड़ी को इतने प्यार से कैसे कैरी कर लेती हो, हमसे तो भाई नहीं पहनी जाती साड़ी। तो मैं समझती हूँ कि मैंने हर किस्म का लिबास पहना है फिजा, और आई फाइंड साड़ीज टू बी एक्सट्रीमली कंफर्टेबल। इनफैक्ट आई एम गोइंग टू आस्क यू, तुमने भी अभी साड़ी पहन रखी है, क्या तुम कंफर्टेबल नहीं हो साड़ी? मेरे ख्याल से मैं सबसे ज़्यादा अगर अच्छा और इजी फील करती हूँ तो सबसे ज़्यादा साड़ी में फील करती हूँ और खूबसूरत भी। मगर आपको बताऊँ कि ट्रेंड जो निकाला है वापस, उसका क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ आपको जाता है, क्योंकि साड़ीज़ का ट्रेंड बिल्कुल ख़त्म हो चुका था। कोई स्टार, कोई व्यूअर्स और कोई भी नॉर्मली इसको कैरी नहीं करता था। मैं बल्कि व्यूअर्स को दिखा रही हूँ पूरा आपका कंप्लीट एक शॉट कि आपने किस तरह से इसको कैरी किया है, किस तरह से आप बैठी हैं। अच्छा, एक और चीज़ बोलना चाहूँगी कि ट्रेंड तो आपने स्टार्ट किया है,
लोगों ने हील पहनना छोड़ दी थी और स्पेशली साड़ी के नीचे चप्पलें वो तो बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगती। वो एक तो कॉन्शियस भी हो जाती थी कि हम अपनी मियाँ से ऊंचे लगेंगे। तो साड़ी के साथ या अगर कोई आपने हील अच्छी हाई हील पहनी हुई है और उसकी फॉल ज़मीन तक जा रही है तो उसमें बड़ी ग्रेस आती है, जैसे आप कैरी करती हैं। तो आपको देख के लोगों ने अभी साड़ी में हाई हील्स भी कैरी करना शुरू किया हुआ है। इज इट लाइक अच्छा लगता है आपको? वेल आई थिंक कि साड़ी के साथ हाई हील ही कॉम्प्लीमेंट करती है, क्योंकि हाई हील के साथ साड़ी की जो फॉल है वो नज़र आती है, उसका घेरा नज़र आता है, उस कपड़े की फैब्रिक की जो एक फॉल है वो महसूस होती है। तो आई थिंक डेफिनेटली लॉन्ग हील्स डू कॉम्प्लीमेंट साड़ीज एंड दे मेक यू लुक थिनर एंड नाइसर एंड टॉलर एंड डेफिनेटली मोर अट्रैक्टिव। अच्छा, लोग फिट रहने के लिए बहुत ज़्यादा काम करते हैं, ख़ासतौर पे ख़वातीन कोशिश करती हैं कि या तो हम कथक डांस करें, कोई एक्सरसाइज करें, कोई एरोबिक करें या योगा करें या कोई जिम जाएं। आप अपनी बॉडी को फिट रखने के लिए और खूबसूरत रखने के लिए अपने शेप्स जो हैं आपकी कैसे आप रखती हैं? वेल जानी, मैं अपने ट्रेनर को बदलती रहती हूँ। हर महीने एक नए ट्रेनर को हायर कर लेती हूँ, इसी तरह फिट रहती हूँ। अच्छा, ये फिटनेस का राज बहुत अच्छा राज है, तुम भी कभी आजमा कर देखना। अच्छा, शादी के बारे में क्या सोचा है अब क्या सोचा है शादी के बारे में? आपका लाइफ पार्टनर अगर मैं आपसे पूछूं अब आए तो कैसा मैंने हो? जिंदगी में सोचा, मैंने कहा कि जब इंसान एक लाइब्रेरी को ज्वाइन कर सकता है तो उसको किताब खरीदने की भला क्या ज़रूरत है। तो जब इतनी बड़ी लाइब्रेरी है हमारे मुल्क में, और सिर्फ हमारे मुल्क में ही नहीं पूरी दुनिया में, तो वाई गेट वन मैन एंड बिलोंग टू वन मैन और पोजेस अ मैन व्हेन देयर आर सो मेनी मेन आउट देयर टू हैव फन विद। So, as I said, why buy a book when you can join the library, really? बेगम जी की इसी खूबसूरत बात के साथ, इसी खूबसूरत जवाब के साथ हम छोटा सा वक्फा हमें दरकार है, उसके बाद हम आपको दोबारा ज्वाइन रहिएगा मेरे साथ, क्योंकि मेरे साथ सिर्फ और सिर्फ मौजूद हैं बेगम अदावत। सुबह की फिजा फिजा सुबह की फिजा फिजा वेलकम बैक, वापस आ गए और बेगम जी हमारे साथ मौजूद हैं। थोड़ा सा प्रोग्राम का मूड जो है वो चेंज करना चाहूँगी, क्योंकि बेगम अगर मौजूद है और यहाँ पे अदाए और मस्ती ना हो और थोड़ी सी गॉसिप ना हो तो फिर हमारे प्रोग्राम का फ़न निकालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए। पूछना चाहूँगी आखिरी सलाम के बारे में। जब सलमान खान को आपने आखिरी सलाम किया बिग बॉस में, तो वो कैसा फील कर रही थी आप जानी, खुद और मैं वो? तो कभी किसी को आखिरी सलाम नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं समझती हूँ कि ज़िंदगी में कोई चीज़ आखिरी होती नहीं है। आई हैव बीन थ्रू लाइफ एंड आई हैव एक्सपीरियंस लाइफ इन मेनी मोर वेज देन यू हैव। ऑफ कोर्स तुम्हारी उम्र मुझसे बहुत कम है और यकीनन मेरे पास एज और एक्सपीरियंस की एक एज है तुम्हारे ऊपर, लेकिन जहाँ तक आखिरी सलाम का ताल्लुक है, वो आखिरी सलाम सलमान खान ने मुझे पेश किया था, क्योंकि वहाँ से वापस मैं आ रही थी बिग बॉस के घर से, और यकीनन वो एक काफ़ी इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस रहा। सलमान ऑफ कोर्स वाज एक्सट्रीमली डैशिंग एंड एक्सट्रीमली क्यूट इन मेनी वेज, एंड आई रिमेंबर कि उसका मुंह तो खुले का खुला ही रहा था थ्रू आउट द प्रोग्राम, रियली नॉटी बॉय, ही केप्ट फ्लर्टिंग विद मी थ्रू आउट द एशमित प्रोग्राम। पटेल आपके हाथ से कैसे निकल गया, ये जरा मुझे पूछना है आपसे। वो वीना मलिक के हाथ में कैसे चला गया? ऐसी क्या कमियां थी आप में जो वो वीना के पास, मतलब एक मालिश की वीना मलिक ने और एशमित जो है वो स्लिप हो गए? Well, जानी, when you have dined and wined with the best, really, तो फिर इस तरह कल के जो छोकरे होते हैं वो आपकी आंखों में जचा नहीं करते। जहाँ तक कि एशमित का ताल्लुक है, well, of course, he's a good boy, but he has a long way to go before he can, before he can impress me, really. कोशिशें उसने बहुत की थी मुझे रिझाने की, लेकिन मैं उसके जाल में फंसी नहीं। वीना ऑफ कोर्स छोटी है, थोड़ी नादान भी है, उसके जाल में फंस गई और ऐसी फंसी बेचारी कि देखो अभी तक उसका खमियाजा भुगत रही है। अच्छा, मुझे लग रहा है कि आप उन्हें खास फंसा कर आई हैं जाल में। किससे? वीना मलिक को, कि बेचारी अभी तक जाल से निकली मेरी नहीं जान थी। मुझ पर तो इल्जाम बनता ही नहीं। तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं 3 हफ्ते बाद वहां से वापस आ गई थी, और जहाँ तक वीना की कंट्रोवर्सी का ताल्लुक है, इट स्टार्टेड मच आफ्टर आई हैड लेफ्ट बिग बॉस's हाउस। तो उस कंट्रोवर्सी और उस साजिश के अंदर मेरा कोई हाथ नहीं है, और वैसे भी फिजा मेरी आदत नहीं लोगों के साथ खेल खेलने की। मगर आप सारी टिप देकर आई हैं वैसे वीना मलिक को, इतना तो हमें पता है, क्योंकि इतना लंबा अब यहाँ पे उस मतलब जगह पे रहना, उसके बाद फिर
हिंद में इतना ज़्यादा मेच्योरिटी आ जाना, ये तो सिर्फ और सिर्फ बेगम की क्लासेस का ही कमाल हो सकता नहीं, है। एंड आई हैव टू से फॉर वीना मलिक, ये कहना बहुत ज़रूरी है कि जितना अर्सा मैं उस घर में वीना के साथ रही, वीना के वहाँ होने से मुझे एक बहुत सपोर्ट रहती थी, एक मेरी ढारस बंदी रहती थी। ये पाकिस्तानी है और उसने मेरा बहुत बहुत ख्याल रखा था उस घर के अंदर, हर वक्त मेरे पीछे पड़ी वेरी केयरिंग कि बेगम जी आप क्या खाएंगी, बेगम जी मैं आपके सर में तेल लगा दूं। मगर कभी ये प्लानिंग नहीं हुई कि डॉली को पकड़ के पानी में गिरा दे? अगेन फिजा, मैं बड़ी खुशकिस्मत हूँ दैट आई गॉट आउट ऑफ दैट हाउस बिफोर डॉली केम इन, क्योंकि अगर खुदा न खास्ता डॉली जैसी खातून मेरे होते में सामने आ जाती तो आई वुड हैव कट हर टू साइज इमीडिएटली। हाँ, और फिर मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा इस बात पर आया फिजा कि यही डॉली बिंद्रा हमारे मुल्क में आई, हमारे पाकिस्तान में आई और हमारे शहर लाहौर में आई, और लाहौर में बैठकर उसने वीना मलिक के बारे में जिस किस्म की बातें की, उसकी हिम्मत कैसे हुई वो बातें करने की। और मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि हमारे पाकिस्तान में कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने वैसे बेगम हमने उससे बहुत बदला लिया आपके बिहाफ से। किससे? हमने डॉली से बहुत मतलब ऐसा पंगा लिया, हमने गंदे वाले गोलगप्पे खिलाए। चलो, आई एम ग्लैड रियली। हमारे साथ एक स्टार, एक पर्सनालिटी जो है वो हमें अभी ज्वाइन करेंगे, वो आपके लिए सरप्राइज गेस्ट हैं। हमारे साथ अभी मौजूद हैं इंडिया से इमरान हाशमी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अब बैठ क्यों रहे, खड़े रहिए ना इधर। हाँ, कुछ देर जरा सामने घूम के दिखाइए। हाँ, बैठ क्यों रहे? और आते के साथ ही आप बेगम के बाद समझा करें क्या हो गया आपको? क्या होगा? बैठ क्यों रहे मतलब? मतलब मैं इमरान हाशमी हूँ, मैं तो बहुत सारी लड़कियों के साथ बैठता हूँ। हाँ, माना मैंने आपको, वेलकम वेलकम, मगर खड़े रहिए। लेकिन इमरान साहब, आपकी इंफॉर्मेशन के लिए मैं समझती हूँ कि मैं धोखे देने में यकीन नहीं करती। मैं लड़की नहीं हूँ इमरान, मैं एक औरत हूँ, एक खातून हूँ। और मैं भी और तुम अगर चाहो तो मेरे साथ आंटी नेव्यू का रिलेशनशिप जोड़ सकते हो। मैं समझती हूँ वैसे भी तुम्हें एक आंटी की बहुत जरूरत है जो तुम्हारे कान खींचकर तुम्हारे होंठ सीधे कर सके। और आपको ये बताना चाहूंगा कि मैं भी चाह रहा था कि जरा किसी औरत के साथ मूवी करूं, लड़कियों के साथ कर कि मैं बहुत फेड अप सा हो गया हूं। यू नो, लाइफ बहुत खूबसूरत है, तुम अगर चाहो तो मेरे साथ मूवी कर सकती हो। आप तो टच करने के साथ साथ लेट रहे हैं। अब आपकी मूवी में आप खड़े खड़े ही सब कुछ कर लेते हैं, आपको बैठने लेटने की क्या जरूरत है भाई? हैं, आप तो मशहूर हैं इमरान हाशमी साहब। हाँ, लेकिन तुमसे मिलकर खुशी हुई मुझे। शुक्रिया, मुझे भी आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। इनके बारे में आप क्या कहेंगे, आपकी क्या राय है इमरान हाशमी की? मैं समझती हूँ फिजा के बहुत सारे लोगों की बहुत सारी रायें होती हैं। हम तो बस लोगों की राय को रिस्पेक्ट करते हैं और हम समझते हैं कि जो आवाम की राय है वही हमारी राय है। अभी आजकल इनकी जो रीसेंट फिल्में आई हैं वो बहुत हिट रही हैं और शायद इसकी वजह ये है कि अपनी रीसेंट फिल्म्स में मैं ये हिट किस वजह से ये अपने और टैलेंट्स को भी दिखाया है, क्योंकि शुरू में जब ये आए थे इमरान हाशमी साहब तो इनकी हर फिल्म में इनका सिर्फ एक ही टैलेंट नजर आया करता था और शायद बहुत सारे लोग जो हैं, जो मर्द हैं, वो तो खैर जेलस फील करते थे दैट व्हाई डज ही हैव सच लकी लिप्स एंड वी डोंट। और बहुत सारी औरतें जो हैं वो कोसा करती थी इनको कि व्हाई हर एंड नॉट मी रियली, तो जिस वजह से इनका पॉपुलैरिटी ग्राफ थोड़ा नीचे जा रहा था। आपने बहुत सारा काम किया होगा, लेकिन जो काम आप मेरे साथ करेंगी ना, चेंज होगा आपकी लाइफ में। आप छुए मत उनको प्लीज। बेटा, मैंने कहा बेटा। हाँ, ये क्या हो रहा है? मैं इसको अपनी फिल्म में हीरो लेना चाह रहा हूं। मेरे बच्चे, मेरी जान, जब तुम्हारे दूध के दांत भी नहीं गिरे थे ना, बस मेरी जान, तो तब मैं तुम्हारे जैसे लोगों के साथ दरख्तों की सैरें किया करती थी, पहाड़ों की सैरें किया करती थी, दूर दूर जाया करती थी। लेकिन जो सैर तुम्हें मैं करवाऊंगा आज तक फिल्म इंडस्ट्री में किसी ने नहीं करवाई होगी। यू नो, लगता है तुम्हें तुम्हारी तरबियत ठीक नहीं हुई। बेगम के ताल्लुकात बहुत ऊंचे हैं और आपने कोई मलाइका शरावत नहीं है। और आपने मेरी मूवीज नहीं देखी, मेरे भी सीन्स बहुत ऊंचे हैं। मुझे पता है आपका मर्डर 2 वैसे बहुत हिट है, मगर आपका मर्डर 3 जो है ना इनके हाथों में। वेल जानिए, आई हैव टू टेल यू समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग एक्चुअली। शायद इमरान को भी इस बात का मालूम की खबर ना हो, पर महेश जी वांटेड मी टू एक्ट इन मर्डर 2 और बहुत इसरार था उनका कि मर्डर 2 में मैं जलवागर हूँ। पर अनफॉर्चुनेटली उस वक्त चूंकि मैं बिग बॉस के घर से वापस आई थी और ओवर एक्सपोजर की वजह से बहुत थक चुकी थी, तो इसी वजह से आई डिसाइडेड नॉट टू गो बैक एंड ऑल्सो बिकॉज ऑफ सम कंट्रोवर्सीज दैट हैपेंड इन इंडिया। कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स थी जिसकी वजह से
उनकी जो सिफारत खाना है, शायद दे डिलेड माई वीज़ा, अदरवाइज हिम एंड आई वुड हैव ऑलरेडी एक्टेड इन अ फिल्म टुगेदर। बट डजंट मैटर मेरी जान, मर्डर 2 के बाद मर्डर 3, मर्डर 4, मर्डर 5, मर्डर 6, बहुत सारे मर्डर्स हो सकते हैं। कंट्रोवर्सी से याद आया कि आपकी लाइफ में इर्द गिर्द हर तरफ जो है कंट्रोवर्सीज घूमती रहती हैं। एक वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद जो है हम दोबारा इसी सवाल को कंटिन्यू करेंगे, आप जवाब दीजिएगा। सलमान खान ने भी इनको वॉच दी थी और मैं भी देता हूँ अपनी वॉच। ओह गॉड, प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है आप इस कमबख्त के साथ कोई मूवी मत कीजिएगा। हमने जिंदगी में तोहफे वापस करना सीखा नहीं, इसलिए मैं कबूल कर लेती हूँ। तुम्हारे देने का अंदाज भी मुझे को बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। और शायद आप ये जानती नहीं, जिसको मैं तोहफा देता हूँ उसको कहीं जाने नहीं देता। अपनी मूवी में पाकिस्तान हीरो के लेता। पूर्ण लड़कों की तरह खुद वक्त का पता नहीं और दूसरों को घड़ियां गिफ्ट करें। क्या बात है जी, छोटा सा वक्फा आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। यहाँ पे बेशर्मी की जो है हद हो रही है इमरान हाशमी की तरफ से। अदाब सुबह की फिजा फिजा सुबह की फिजा फिजा वेलकम बैक। अभी सवाल मैंने ब्रेक से पहले आपसे पूछा था कि कंट्रोवर्सीज में आप हमेशा से घिरी रही हैं और आपके इर्द गिर्द रही हैं, तो उसके बारे में कुछ हमें ज़रा बताइए। मैं नहीं जानती कि मेरी ज़िंदगी में कोई कंट्रोवर्सी रही हो। आई कांट रिमेंबर और रिकॉल एनी कंट्रोवर्सीज। लोगों ने अगर बनाने की कोशिश की फ़िज़ा, तो आई नेवर पेड एनी हीड टू इट। और मैंने ज़िंदगी में हमेशा एक बहुत सिंपल अप्रोच रखी है और मैंने कोशिश ये की है कि जिस तरह घोड़े के आंखों के ऊपर पट्टियां लगा देते हैं ना, ताकि वो दाएं और बाएं ना देख सके, तो मैं भी इसी तरह ज़िंदगी में आगे चलती रहूं और अपने दाएं और बाएं होने वाली बकवास पे ज़्यादा तवज्जो ना दूं। अच्छा, जैसे रीमा ने भी फिल्म प्रोड्यूस की, आपका कोई ऐसा ध्यान नहीं है कि आप भी कोई प्रोडक्शन लाइन में आए और मोहम्मद हाशमी साहब आपके सामने बैठे हुए हैं, उनके लिए कोई फिल्म प्रोड्यूस करें और वो आपके साथ काम करें? सो मच हैपनिंग इन माई लाइफ ऑलरेडी। इतनी सारी चीज़ें हैं जो ज़िंदगी में चल रही हैं, इतने सारे मसाइल हैं। पता नहीं फ़िज़ा तुम जानती हो कि नहीं जानती, बट आई डू अ लॉट ऑफ सोशल वर्क। बहुत सारे कॉजेज़ हैं जिसके लिए मैं आवाज़ उठाती रहती हूँ। इस मुल्क में जो बेसहारा ख़वातीन हैं, जो बहुत सारे अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन हैं, मैं उनके लिए बहुत सारा काम करती रहती हूँ। और उसके बाद ऑफ कोर्स हुकूमत में कोई भी हो, प्रेसिडेंट कोई भी हो, पर यकीन जान लो कि हर सदर अपना हर मशवरा मुझसे लेकर ही करता है। सो आई हैव टू एडवाइज ऑल द हेड्स ऑफ स्टेट्स रियली, एंड देन a lot of things I'm involved with। तो अभी इस वक्त फिल्म प्रोड्यूस करने का ख्याल बिल्कुल जहन में नहीं है। अच्छा, ख़वातीन के ग्लैमर के लिए क्या करती हैं आप? ख़वातीन के ग्लैमर के लिए मैं खुद को ग्लैमरस बनाती हूँ, क्योंकि जब जब ख़वातीन मुझे देखती हैं तो उनके अंदर एक कंपटीशन का जज्बा पैदा होता है और उसके बाद वो चाहती हैं कि वो भी मेरी तरह हसीन दिखें। लेकिन उन सबको मैं बता देना चाहती हूँ कि तुम कितनी भी कोशिश कर लो, तुम मुझ जैसी कभी भी नहीं बन सकती। बेगम नहीं लग सकती। बेगम नहीं बन सकती। ये कुछ कहना चाह रहे थे, क्या कह रहे थे आप? फरमाइए। इनको क्या जरूरत है फिल्म प्रोड्यूस करने की? इनके लिए मैं फिल्म बना रहा हूँ ना, ये मेरे साथ हीरोइन आएंगी बस। अच्छा, हाँ, अच्छा, अब समझी इमरान। सो दिस वाज अ लिटिल एडवांस दैट यू गेव मी। नो, एडवांस तो और देंगे आपको, ये तो छोटी छोटी सी चीजें हैं बस। Hi, that's मेरे so साथ फिल्म sweet. डन करो, फिल्म करेंगे ना। यकीनन करेंगे, लेकिन अगली दफा अगर आपने मुझे हाथ लगाया तो मैं आपकी उंगली काट के रख दूंगी। ये हाथ नहीं लगाना है लेकिन यहाँ मेरी फिल्म में काम करोगी तो वो तो मतलब तो मैं तुम्हें बंदे का पुत्र बना दूंगी तुम्हारी फिल्म में काम करने के बाद। नहीं, मेरी- ये जो तुम्हारी जितनी तुम्हें बुरी आदतें हैं ना, वो सारी तुम्हारी छुड़वा दूंगी मैं एक दफा तुम्हारे साथ फिल्म में काम करने में। मेरा स्टाइल और मेरे ख्याल में अगर मैंने तुम्हें वो सब कुछ बता दिया जो मैं तुम्हारे साथ करूंगी, तो तुम 1 मिनट और यहाँ नहीं बैठोगे। देखें मेरे ये साथ इंडिया की बदतमीजी फिल्म हो नहीं रही है, ये पाकिस्तान का मॉर्निंग शो है। यहाँ पे वो सब कुछ नहीं हो सकता जो आप चाह रहे हैं। उठिए उठिए, चलिए मेरे सेट से, चलिए जी। आप बदतमीजी कर रहे हैं मेरे मैं साथ। बदतमीजी नहीं कर रही हूँ, मैं आपकी बेइज्जती खराब कर रही हूँ। उठिए जी। आप मुझे मेरी फिल्म में काम नहीं कर रहे? मैंने कहा ना नहीं करेंगी वो। ये कैसी बातें कर रही हैं आप? अरे वो एक औरत है और मैं औरत होने के नाते उनको सपोर्ट कर रही हूँ। चलिए जी, निकलिए यहाँ से। और मैं इमरान हाशमी हूँ, मुझे कौन सपोर्ट करेगा? हाँ, आपको बहुत सारी हीरोइन सपोर्ट करने को है इंडियंस। आप जैसे हाशमी बहुत देखे हैं। जाइए जाइए। मेरी वॉच वापस करें। अरे हाँ, वैसे हाँ तो ठीक है, मेरी मूवी में काम नहीं करेगी तो मेरी वॉच वापस करें। हद होती है। वही हाँ कर- हाँ, ले जाओ। ये घड़ी तो मैं अपने मुलाजिम को भी ना दूं। वैसे इसे भी मुलाजिम ही समझिए। चल मेरा बेटा, आप लोग निकल। इस तरह की लड़कियां ना मेरे मेकअप करती हैं, यू नो। ओह श्योर, निकलिए जी, आइए जी। वरना सिक्योरिटी करवा के आपको अच्छी तरीके से निकालूंगी। वेरी नाइस अंगूर खट्टे निकले इमरान हाशमी साहब। जी, बहुत बुरे खट्टे निकले जी। हैं, खवातीन को जो है ना आपसे बहुत गिला, बहुत गिला ज्यादा। है? किस चीज का?
फिजा, ये तो बहुत अफसोस की बात है कि अगर ख़वातीन को मुझसे गिला है, क्योंकि मैंने आज तक हमेशा अपनी ज़िंदगी के अंदर ख़वातीन के हकूक़ के लिए आवाज़ उठाई है। मैंने हर फोरम पर ख़वातीन के हकूक़ के लिए आवाज़ उठाई है और मैंने कोशिश की है कि मैं ख़वातीन को एम्पावर करूँ, उनको एहसास दिलाऊँ कि उनके अंदर कितनी स्ट्रेंथ है और वो किस तरह अपने अंदर जो उनके हिडन टैलेंट्स हैं, जो उनके अंदर की ताकत है, वो उसको किस तरह एक्सप्लॉइट कर अच्छा, वो सकती फिर हैं। अपने मियाँ के साथ आपसे मिलना क्यों नहीं पसंद करती? क्योंकि प्रॉब्लम मियाओं के साथ है मेरी जान, मेरे साथ नहीं। जैसे आपने कहा कि दगाबाज, और फरीदी, वैसे ये भी सारे आई मत हैव नाम। ऑलवेज सेड कि आई एम लाइक अ लिटमस टेस्ट फॉर मेन ना। औरतों को तो खुश होना चाहिए कि मैं उनको जो चीज़ वो इतने सालों तक नहीं जान सकती अपने मियाओं के बारे में, वो मेरे साथ एक मुलाकात के बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। क्या बात है, कि उनके आपने बड़ी उनके- शायराना जो है गुफ्तगू आज हमारे साथ की है। मैं चाहूंगी कि इख्तिताम से पहले अगर आपको खूबसूरत शेर अपने फैंस को, देखने वालों को, मुझे, हमारी इस पूरी टीम को, मॉर्निंग शो को अगर आप डेडिकेट करें तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। शेर तो बहुत सारे हैं और शेर पालने का मुझे ज़्यादा शौक है शेर कहने के बजाय। तो कभी आओ मेरे पास, अपने शेर तुम्हें दिखा दूंगी। आप मुझे भी कोई टिप्स देंगी जैसे वीना मलिक को दी नहीं, थी? मैं तुम्हें अपना एक शेर गिफ्ट कर दूंगी। आए हाय। उस बब्बर शेर का क्या करूं जो मेरे घर में बैठे फवाद फारूक, मैं तो उसी में खुश हूँ। चलो, तुम्हें तुम्हारी खुशी मुबारक रहे। बहुत शुक्रिया। अब कोई शेर खूबसूरत अगर आप हमारी नजर कर दें तो क्या बात है जी। शेर तो तुम्हारी नज़र में कर ही दूंगी, लेकिन तुमने कहा कि तुम्हारे पास बब्बर शेर है, तो तुम उस बब्बर शेर का क्या करोगी? तो इस वक्त चूंकि शेर फ्लॉप हो चुका है, तो मैं तुम्हारे नज़र एक नज़म कर देती हूँ जो मेरी बहुत पसंदीदा नज़म है और ये फैज़ अहमद फैज़ साहब की लिखी हुई नज़म है। जी। वो दर खुला मेरे गम कदे का, वो आ गए मेरे मिलने वाले, वो आ गई शाम अपनी राहों में फर्शे अफसुर्दगी बिछाने, आह, वो आ गई रात पेचो खम सितारों को अपनी आरजुदगी सुनाने, आह, वो सुबह आई दमकते नश्तर से याद के जख्म को मनाने, आह, क्या बात। वो दोपहर आई आस्ती में छुपाए शोलों के ताजियाने, उफ, ये आए सब मेरे मिलने वाले कि जिनसे दिन रात वास्ता है, आए हाय। कौन कब आया कब गया है, निगाहो दिल की खबर कहाँ है, कौन कब आया कब गया है, निगाहो दिल की खबर कहाँ है, कहाँ है। आह, ख्याल सुए वतन रवा है, आह, समंदरों की अयाल थामे हजार वहमो गुमा संभाले। क्या बात है बेगम। आप किसी खूबसूरत शेर के साथ प्रोग्राम का इख्तिताम करना चाहूंगी। थैंक यू सो मच फॉर थैंक कमिंग। यू मेरी जान, इट वाज एन एब्सोल्यूट प्लेजर बीइंग हियर। लवली, थैंक यू। थैंक यू। इसी खूबसूरत शेर के साथ अब हमारा प्रोग्राम जो है इख्तिताम को है और आखिर में जाते जाते मैं भी आपको एक शेर सुनाना चाहूंगी। चलते चलते थक के पूछा पाँव के छालों ने, चलते चलते थक के पूछा पाँव के छालों ने, कितनी दूर बसाली बस्ती दिल के बसने वालों ने। अदाब अर्ज़ है, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।